यूनजू सिटी से, जहां हम एक बहुत ही लग्जूरियस ग्रैंड जिया हुआ होटल देखते हैं जो कि एक सुपर 5 स्टार होटल है। तभी सीन शिफ्ट होता है होटल के एक रूम के अंदर, जहां बाथरूम में एक लड़की नहा रही होती है और इसी दौरान बेडरूम के अंदर एक आदमी खड़ा होता है जिसका नाम फैंग चाओ है। वहीं फैंग चाओ धीरे से उस लड़की की ड्रेस उठाता है और उसे बड़े ही क्रीपी तरीके से स्मेल करता है। उसके चेहरे पर एक ईविल स्माइल होती है और वो मनी मन कहता है, जिया याओ, इस बात में आखिर तुम्हें अपना बना ही लूंगा। अभी वो अपनी घटिया सोच में डूबा ही होता है कि तभी अचानक रूम के डोर पर बेल बजती है और बाहर से आवाज आती है, सर आपकी फूड डिलीवरी आ गई है। ये सुनकर फैंग चाओ थोड़ा इरिटेट होता है और डोर की तरफ बढ़ते हुए कहता है, आ रहा हूं। जैसे ही डोर खुलता है हम देखते हैं बाहर एक डिलीवरी बॉय खड़ा है और वही डिलीवरी बॉय हमारा मेन कैरेक्टर ये चेन होता है। ये चेन बड़े रिस्पेक्ट के साथ कहता है, सर आपकी फूड डिलीवरी। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसकी नजर रूम के अंदर चली जाती है। उसी पल बाथरूम का डोर खुलता है और जिया याओ टॉवल लपेटे हुए गीले बालों के साथ बाहर आती है। वो फैंग चाओ को देखकर कहती है, फैंग चाओ क्या तुमने मेरे क्लोथ्स लिए? लेकिन तभी उसकी नजर डोर पर खड़े ये चन पर पड़ती है और वो शॉक में फ्रीज हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ ये चन के भी होश उड़ जाते हैं। उसका दिमाग सुन्न पड़ जाता है और शॉक के मारे उसके हाथ से फूड पैकेट फ्लोर पर गिर जाता है। ये देखकर फैंग चाओ गुस्से में चिल्लाता है, ओए बास्टर्ड। और इसी मोमेंट में जिया याओ ये चन को देखकर अचानक कह उठती है, हनी। ये सुनते ही फैंग चाओ कंफ्यूज हो जाता है, हनी? तभी फैंग चाओ को समझ आ जाता है कि ये डिलीवरी बॉय असल में कौन है। वो ये चन को ऊपर से नीचे तक घूरता है और एक मॉकिंग स्माइल के साथ कहता है, जिया याओ, तो तुम्हारा यूजलेस हस्बैंड एक फूड डिलीवरी वाला निकला। वो हंसते हुए अपनी किस्मत पर प्राउड फील करता है और मनी मन कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने वैंग जिया याओ के निकम्मे हस्बैंड से ऑर्डर किया। इसी वक्त ये चन का गुस्सा फाइनली फूट पड़ता है और वो सीधा जिया याओ की आंखों में देखते हुए अपने दिल का दर्द बयान करता है, वैंग जिया याओ, मैं तुम्हारे वैंग फैमिली में 3 साल तक रहा, दिन में 3 बार तुम्हारे फैमिली को खाना खिलाया। वो आगे कहता है, डॉग की गंदगी साफ की, कैट को खाना दिया। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये मुश्किल था, लेकिन कम से कम मैंने तुम्हारे साथ सही किया। उसकी आवाज और भारी हो जाती है जब वो कहता है, इन पिछले 3 सालों में तुमने मुझे अपना हाथ तक छूने नहीं दिया। इसी बात के साथ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां जिया याओ हमेशा ये चन को इग्नोर करती थी और कहती थी, मेरे करीब मत आना, जाकर फ्लोर पर सो जाओ। फ्लैशबैक से वापस आते ही ये चन गुस्से और दर्द में चिल्लाता है, मुझे हमेशा लगता था तुम प्रिंसिपल्स वाली वुमन हो, लेकिन आज तुम किसी और आदमी के साथ मजे कर रही हो। वो आंखों में आंसू लिए पूछता है, तुमने ऐसा क्यों किया? लेकिन जिया याओ के चेहरे पर जरा सी भी शर्म नहीं होती और वो ठंडे टोन में कहती है, क्यों? क्योंकि मेरा हस्बैंड सिर्फ एक ऑर्डिनरी फूड डिलीवरी वाला है। वो प्राउडली फैंग चाओ की तरफ इशारा करती है और कहती है, क्या तुम जानते हो ये कौन है? इन्वेस्टमेंट फर्म के सीईओ फैंग चाओ, फैंग फैमिली के यंग मास्टर, यूनजू की फर्स्ट क्लास फैमिली जिनकी एसेट्स करोड़ों में है। फिर वो ये चन को गंदी नजरों से देखकर कहती है, सिर्फ इनके जैसे आदमी ही मेरे लायक है, तुम जैसे पुअर लोग नहीं। इसी मौके का फायदा उठाते हुए फैंग चाओ जिया याओ के शोल्डर पे हाथ रखता है और एरोगेंट टोन में ये चन से कहता है, ये देखते हुए कि तुम जिया याओ के हस्बैंड हो, मैं कोई कंप्लेंट फाइल नहीं करूंगा, समझ लो खाना डॉग्स को खिला दिया। फिर वो और इंसल्ट करते हुए कहता है, अगर तुम यहीं नीज पर बैठकर माफी मांगो तो मैं तुम्हें 5 स्टार रेटिंग दे दूंगा। ये सुनकर ये चन मनी मन कहता है, तुम दोनों कितने शेमलेस हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम रिच हो। और इसी मोमेंट पर फैंग चाओ जिया याओ के और करीब आते हुए कहता है, जिया उसकी चिंता मत करो, हम दोनों। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही ये चन आगे बढ़ता है और पूरी ताकत से फैंग चाओ का गला पकड़ लेता है और चिल्लाता है, रुक जा एनिमल कहीं के। फैंग चाओ का सांस घुटने लगता है और वो पेन में करहा उठता है, आह दर्द हो रहा है, छोड़ मुझे। ये देखकर जिया याओ उल्टा ये चन पर चिल्लाने लगती है, ये चन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन पर हाथ उठाने की? और आगे धमकी देते हुए कहती है, अगर अभी बाहर नहीं निकले तो मैं सिक्योरिटी बुला लूंगी। इसी पल ये चन अपनी वाइफ को उस आदमी को बचाते हुए देखकर अंदर से टूट जाता है। वो फैंग चाओ को छोड़ देता है और सिर्फ एक नाम बोल पाता है, वैंग जिया याओ। तभी ये चन को अपना पास्ट याद आता है जहां फ्लैशबैक में उसके ग्रैंडफादर कहते हैं, ये वही फियांसे है जो मैंने तुम्हारे लिए चूज की है। ये चन मनी मन सोचता है, जब मैंने उसे पहली बार देखा था मुझे लगा था मैं उसके साथ एक खुश जिंदगी बिताऊंगा, लेकिन प्रेजेंट में लौटकर वो सोचता है वो सब सिर्फ मेरी विशफुल थिंकिंग थी। जाते जाते वो जिया याओ को एक लास्ट वार्निंग देता है, वैंग जिया याओ, मैं होप करता हूं एक दिन तुम्हें इस बात का रिग्रेट ना हो। और वो मुड़कर वहां से निकल जाता है। उसके जाते ही जिया याओ चीख कर कहती है, रिग्रेट? मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट तुम जैसे यूजलेस हस्बैंड का होना है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम बाहर आते हैं जहां ये चन अपनी स्कूटी पर बैठता है और तभी उसका फोन बजता है। वो फोन उठाता है और भारी आवाज में कहता है, हेलो तुआन तुआन डिलीवरी। और फोन के दूसरी तरफ से एक ओल्ड मैन की शांत लेकिन रिस्पेक्टेबल आवाज आती है जो कहता है, थर्ड यंग मास्टर, वोंग फैमिली के लिए घर जमाई के रूप में आपका 3 इयर्स का कैरेक्टर ट्रायल आज ऑफिशियली खत्म होता है। ये सुनते ही ये चंद थोड़ा सा चुप हो जाता है और ओल्ड मैन आगे बोलता है, अगला ट्रायल एक बिजनेस ट्रायल है। ओल्ड मास्टर ने पहले ही हुआ शेंग ग्रुप को एक्वायर कर लिया है और आपको उसका चेयरमैन बनाने का अरेंजमेंट भी हो चुका है। और इसी मोमेंट पर क्लियर हो जाता है कि ये चेन कोई ऑर्डिनरी डिलीवरी बॉय नहीं बल्कि एक बिलियनियर एयर था जो सिर्फ एक
टेस्ट से गुजर रहा था। ये चेन के फेस के एक्सप्रेशंस धीरे धीरे चेंज होते हैं, उसका गुस्सा शांत हो जाता है और वो काम टोन में कहता है, ठीक है, मैं समझ गया। इतना कहने के बाद ओल्ड मैन थोड़ी हिचकिचाहट के साथ पूछता है, ओल्ड मास्टर ये भी जानना चाहते हैं कि आप यंग मैडम के साथ कैसे रह रहे हैं? क्या हमें उन्हें फॉर्मली ये फैमिली में एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और एयर्स में से एक बनाना चाहिए? ये सुनते ये चैन का चेहरा सख्त हो जाता है और बिना सोचे वो तुरंत जवाब देता है, कोई जरूरत नहीं है, वो इस वर्थ नहीं है। और इतना कहकर वो फोन कट कर देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है रात के 8 बजे युनजाओ के सिन चैंग रेजिडेंशियल कम्युनिटी में, जहां हम एक तरफ जिया याओ को देखते हैं और दूसरी तरफ ये चैन को, जो अपना लगेज पैक कर रहा होता है। तभी जिया याओ वहां आ जाती है और ठंडे और सार्कास्टिक टोन में कहती है, क्या तुम घर से भागने की सोच रहे हो? क्या ये सच में वर्थ इट है इतनी छोटी सी बात के लिए? उसकी बात सुनकर ये चैन रुक जाता है और उससे सीधा सवाल करता है, तुम्हें लगता है चीटिंग सिर्फ एक छोटी सी बात है? ये चैन के इस सवाल पर जिया याओ को जरा भी शर्म महसूस नहीं होती, बल्कि वो और ज्यादा एटीट्यूड दिखाते हुए कहती है, तो क्या हुआ? क्या तुम मुझसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं तुमसे सॉरी मांगू? फिर वो एहसान जताते हुए आगे बोलती है, तुम हमारा खाना खाते हो, हमारा पानी पीते हो और हमारे घर में रहते हो। भले ही मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया हो, तुम्हें वो टॉलरेट करना ही पड़ेगा। इतनी शेमलेस बातें सुनकर ये चैन का पेशेंस फाइनली टूट जाता है और वो गुस्से में चिल्लाता है, वांग जिया याओ, मैंने तुम्हारे वांग फैमिली को 3 साल तक टॉलरेट किया है। तुम्हारे मॉम डैड ने मुझे अनगिनत बार पब्लिकली इंसल्ट किया और मारा है और मैंने एक बार भी पलटकर जवाब नहीं दिया। उसकी आवाज में सालों से दबा हुआ गुस्सा बाहर आ जाता है जब वो कहता है, तुम्हारे अंकल और उनके बच्चों ने मुझे बुली किया और तुम सब ने ऐसे एक्ट किया जैसे कुछ देखा ही ना हो। तुमने मुझे कभी तुम्हें टच भी नहीं करने दिया और मैंने उसकी भी रिस्पेक्ट की। और वो आगे बोलता है, वो इसलिए था क्योंकि मैं तुम्हारी केयर करता था, लेकिन आज से मैं ये सब और टॉलरेट नहीं करना चाहता। फिर अपना फैसला साफ शब्दों में सुनाते हुए ये चैन कहता है, वांग जिया याओ, चलो डिवोर्स लेते हैं। डिवोर्स का नाम सुनते ही जिया याओ शॉक हो जाती है और गुस्से में चिल्लाती है, ये चैन, तुम्हारी मुझसे डिवोर्स मांगने की हिम्मत कैसे हुई? और फिर वो उसे डराने और नीचा दिखाने की कोशिश करते हुए कहती है, अगर तुम इतने यूजलेस नहीं होते तो मैं क्यों? और हाँ, मत कहना मैंने तुम्हें वॉर्न नहीं किया। डिवोर्स के बाद ना तो तुम कई 100 स्क्वायर मीटर्स के लग्जरी अपार्टमेंट में रह पाओगे और ना ही ऑडी चला पाओगे। उसकी ये धमकी सुनकर ये चैन एक ठंडी और सार्कास्टिक हंसी हंसता है और कहता है, एक लग्जरी अपार्टमेंट, एक ऑडी, मुझे उनकी कोई जरूरत नहीं है। ये चेन का ये काम और इनडिफरेंट एटीट्यूड देखकर जिया राव की ईगो बुरी तरह हर्ट हो जाती है और वो चिढ़ते हुए बोलती है, मेरे वैंग फैमिली कम से कम युनजो में एक नियर फर्स्ट क्लास फैमिली है, जिनकी एसेट्स बिलियंस में है। तुम्हारे जैसे पुअर लड़के का मेरे हस्बैंड होना ही पूरी तरह अनवर्दी है। और गुस्से में वो और तेज चिल्लाती है, ठीक है, डिवोर्स। मुझे नहीं पता ग्रैंडपा उस वक्त क्या सोच रहे थे जब मेरी शादी तुम्हारे जैसे लूजर से करवा दी। ये चेन बिना एक सेकंड वेस्ट किए सीधा कहता है, तो कल सुबह सिविल अफेयर्स ब्यूरो चलते हैं और डिवोर्स ले लेते हैं। लेकिन तभी जिया याओ थोड़ा रुककर बोलती है, कल नहीं हो पाएगा। कल मेरी ग्रैंडमा का 80th बर्थडे है और पूरी फैमिली को सुबह 10 बजे से पहले उनके घर पर गैदर होना है। फिर वो बात आगे बढ़ाते हुए कहती है, और ये डिसीजन पिछली जनरेशन ने लिया था, मुझे पहले अपनी फैमिली के साथ इस पर डिस्कस करना पड़ेगा। ये सुनकर येचिन सिर्फ इतना कहता है, तो जितनी जल्दी हो सके अपनी फैमिली को एक्सप्लेन कर देना, मैं तुम्हारे कॉल का वेट करूंगा। ये कहकर वो अपना बैग उठाता है और बिना पीछे देखे निकलने लगता है। पीछे से जिया याओ पागलों की तरह चिल्लाती है, बैस्टर्ड, लूजर, तुम मुझे डिवोर्स देकर पक्का रिग्रेट करोगे। बस कुछ ही दिनों में तुम रिंगते हुए वापस आओगे और मुझसे भीख मांगोगे। लेकिन ये चेन उसकी बातों को कंप्लीटली इग्नोर करके घर से बाहर निकल जाता है, जहां तेज बारिश हो रही होती है। वो बारिश में खड़ा होता है कि तभी उसका फोन बजता है। वो कॉल उठाता और कहता है, हेलो। और दूसरी तरफ से वही ओल्ड मैन बोलता है, यंग मास्टर, कार कॉर्नर के पास आपका वेट कर रही है। ये सुनते ही ये चेन मुड़कर देखता और वहां एक नहीं बल्कि ब्लैक रोल्स रॉयस का पूरा कॉन्वॉय खड़ा होता है। हर गाड़ी के पास ब्लैक सूट में बॉडीगार्ड्स खड़े होते हैं, जो ये चेन को देखते ही एक साथ झुककर जोर से बोलते हैं, यंग मास्टर। बारिश और तेज हो जाती है तो एक बॉडीगार्ड आगे बढ़कर अम्ब्रेला ऑफर करता है, यंग मास्टर, अम्ब्रेला। लेकिन ये चेन उसे मना कर देता है और कहता है, कोई जरूरत नहीं, रेन मेरा माइंड क्लियर करने में मदद करती है। तभी दूसरा बॉडीगार्ड आगे बढ़कर ये चेन के शोल्डर्स पर एक महंगा कोट डाल देता है और जैसे ही वो कोट पहनता है उसका पूरा ऑरा बदल जाता है। फिर वो हैवी वॉइस में सिर्फ एक ऑर्डर देता है, चलो। और जैसे ही कॉन्वॉय मूव करता है, आसपास खड़े लोग ये सीन देखकर शॉक हो जाते हैं। खाते टाइम भी फोन देख रहे हो? ऐसा क्या मिलता है इसमें? पैसे मिलते हैं। क्या बोल रहे हो? इस ऐप को यूज करोगे तो 300 से 400 तक बोनस इंस्टेंटली मिल सकता है। और जैसे ही कॉन्वॉय मूव करता है, आसपास खड़े लोग ये सीन देखकर शॉक हो जाते हैं। क्राउड में से आवाजें आती हैं, वाओ, रोल्स रॉयस। और कोई और चिल्लाता है, ये सब रोल्स रॉयस हैं, ये क्या हो रहा है? ऊपर अपार्टमेंट की विंडो से जिया याओ भी ये शोर सुनती है और नीचे झांक कर देखती है। वो कंफ्यूज होकर खुद से सोचती है, इतनी सारी रोल्स रॉयस यहाँ से क्यों जा रही हैं? क्या कोई बहुत इंपॉर्टेंट इंसान यहाँ आया था? उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि वो इंपॉर्टेंट इंसान वही था जिसे उसने अभी घर से निकाला है। इसी के साथ हमें ये फैमिली के बारे में बताया जाता है कि दुनिया सिर्फ रॉथस्चिल्ड्स, डुपॉन्ट्स और मॉर्गन्स जैसी मिस्टीरियस फैमिलीज को जानती है, लेकिन सबसे मिस्टीरियस फैमिली असल में ये फैमिली है, जिनके एसेट्स 100 बिलियन से ज्यादा हैं, फिर भी वो बेहद लो की रहते हैं और तुम रिच लोगों की लिस्ट में उनका नाम भी नहीं ढूंढ पाओगे।
सीन चेंज होता है और ये चेन एक हेलीकॉप्टर के पास पहुंच चुका होता है जहां एक बॉडीगार्ड रिस्पेक्ट के साथ कहता है, यंग मास्टर इस तरफ। और यहीं हमें बताया जाता है कि ये फैमिली अपने एयर्स को कैसे प्रिपेयर करती है, जहां नेक्स्ट जनरेशन के कैंडिडेट्स 3 साल की एज से ही स्क्रीनिंग और ट्रायल से गुजरते हैं। 5 साल की एज में मार्शल आर्ट्स, पियानो और वायलिन एक साथ सीखते हैं और 18 ईयर्स तक वो पहले ही अमेरिकन यूनिवर्सिटी का 4 ईयर्स का बिजनेस स्कूल करिकुलम कंप्लीट कर चुके होते हैं। लेकिन सिर्फ स्टडीज ही नहीं बल्कि कैरेक्टर को मोल्ड करने के लिए फैमिली एल्डर्स उन्हें स्पेशल टेस्ट देते हैं। इसी बात पर ये चेन को याद आता है वो दिन जब 3 साल पहले ये फैमिली एस्टेट में उसके ग्रैंडपा ने उसे ऑर्डर दिया था, ये चेन, मैं तुम्हारी मैरिज वैंग फैमिली में युंजो की एक सेकंड क्लास फैमिली के साथ एक कॉमन मैन के रूप में अरेंज कर रहा हूं। तुम अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करोगे और इस टेस्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट करोगे। जिसके जवाब में ये चेन ने कहा था, हाँ ग्रैंडपा, मैं समझ गया। प्रेजेंट में वापस आते हुए ये चेन हेलीकॉप्टर में बैठा सोचता है, उस वक्त मैंने अपनी मर्जी से ये ट्रायल एक्सेप्ट किया था, लेकिन अब वो सब खत्म हो चुका है। कुछ देर बाद हेलीकॉप्टर एक पैलेस जैसे मैंशन पर लैंड करता है। गार्ड्स उसे ग्रीट करते हैं, यंग मास्टर वेलकम बैक। और इस तरह ये चेन अपने रियल घर और अपनी रियल आइडेंटिटी के साथ वापस आ चुका होता है। वो मैंशन की तरफ देखकर मनी मन कहता है, मैं ये चेन वापस आ चुका हूं। सीन फिर शिफ्ट होता है अगले दिन सुबह 10 बजे यूंजो सीसान विला एरिया में, जहां वैंग फैमिली की ओल्ड मैडम का बर्थडे सेलिब्रेशन चल रहा होता है और सब लोग उन्हें विश कर रहे होते हैं, ग्रैंडमा हैप्पी बर्थडे और मॉम आप 200 साल जिएं। तभी क्राउड में से कोई जियायाओ से पूछता है, अरे वो लूजर ये चेन नहीं आया? जियायाओ थोड़ा हेजिटेट करके कहती है, वो शायद काम पर गया है। ये सुनते ही वैंग शाओजी और वैंग वायान हंसकर बोलते हैं, काम? खाना डिलीवर करना? और वैंग शाओजी गुस्से में कहते हैं, वो हमारी वैंग फैमिली के लिए एक धब्बा है। एक बार मेरी मसराटी से टकरा गया था और मेरी हिम्मत नहीं हुई फ्रेंड्स को बताने की वो हमारा रिलेटिव है। ये सब सुनकर ओल्ड मैडम वैंग भड़क उठती हैं और ऑर्डर देती हैं, उसे अभी के अभी यहां बुलाओ, उसमें बिल्कुल मैनर्स नहीं है। ग्रैंडमा का गुस्सा देखकर जियायाओ पैनिक में कहती है, ग्रैंडमा आज वो इसलिए नहीं आया क्योंकि हम डिवोर्स लेने वाले हैं। ये सुनते ही ग्रैंडमा शॉक में चिल्लाती हैं, क्या डिवोर्स? तुम्हें डिवोर्स लेने की परमिशन किसने दी? क्या तुम भूल गई हो कि तुम्हारी शादी तुम्हारे लेट ग्रैंडफादर ने अरेंज करवाई थी? इस पर जियायाओ तुरंत रोने का ड्रामा शुरू कर देती है, घुटनों पर गिर जाती है और कहती है, ग्रैंडमा मैं ग्रैंडपा की लास्ट विश के अगेंस्ट जाने की हिम्मत नहीं कर सकती, लेकिन ये चेन उसने लिमिट क्रॉस कर दी है। उसका बाहर किसी और वुमन के साथ अफेयर चल रहा है। और साथ ही वो अपने मन में सोचती है कि फैमिली को ये कभी नहीं पता चलना चाहिए कि पहले चीटिंग उसने खुद की थी। अगर लिव इन सन इन लॉ ये चेन उसे छोड़ना चाहता है तो गेम पलट देना ही बेहतर है। जियायाओ की ये बात सुनते ही ग्रैंडमा और ज्यादा भड़क जाती हैं और गुस्से में कहती हैं, क्या वो एनिमल? 3 साल तक हमने उसे रहने के लिए मैंशन दिया, चलाने के लिए लग्जरी कार्स दी और फिर भी वो तुम्हारे लिए लॉयल नहीं रह सका और दूसरी औरतों के पास चला गया। तभी वांग शाओजी बीच में बोल पड़ता है, जियायाओ बुरा मत मानना कि तुम्हारा एल्डर ब्रदर ये कह रहा है, लेकिन इसमें थोड़ी गलती तुम्हारी भी है। 3 साल हो गए तुम्हारी शादी को, लेकिन तुमने उसे कभी खुद को टच भी नहीं करने दिया। कोई सरप्राइज नहीं है कि ये चेन दूसरी विमेन ढूंढ रहा हो। या फिर तुम अपनी प्योरिटी इसलिए बचा रही थी ताकि उसे डिवोर्स देकर कोई नया रिच हस्बैंड ढूंढ सको। उस इडियट को तो ये समझ भी नहीं आया होगा। लेकिन ग्रैंडमा का गुस्सा कम होने के बजाय और बढ़ जाता है और वो सख्त आवाज में कहती हैं, चाहे जियायाओ ने कुछ भी किया हो, फिर भी ये चेन को दूसरी औरत ढूंढने का कोई राइट नहीं है। उस एनिमल को अभी के अभी यहां बुलाओ, मैं आज उसे हमारी फैमिली का जस्टिस दिखाऊंगी। ग्रैंडमा का ऑर्डर सुनते ही जियायाओ डरते हुए हाँ हाँ कहती है और तुरंत फोन मिलाती है। कॉल कनेक्ट होते ही ये चेन दूसरी तरफ से पूछता है, क्या बात है? और जियायाओ अकड़ के कहती है, ग्रैंडमा तुम्हें यहां बुलाना चाहती हैं। लेकिन ये चेन बिना सोचे सीधा जवाब देता है, नहीं आ रहा, और इतना कहकर फोन कट कर देता है। ये देखकर जियायाओ गुस्से से भर जाती है और मन ही मन सोचती है, इसने मेरे फेस पर फोन कट करने की हिम्मत कैसे की? फिर वो ग्रैंडमा को बताती है, वो नहीं आ रहा। ये सुनते ही ग्रैंडमा का टेम्पर पूरी तरह से हाई हो जाता है और वो गुस्से में कहती हैं, एक घर जमाई की औकात डॉग से ज्यादा नहीं होती और फिर भी इतनी हिम्मत की टैंट्रम्स दिखाए। शाओजिए तुम जाओ और उसे पकड़कर मेरे पास ले आओ। शाओजिए खुश होते हुए कहता है, ठीक है, और मन में सोचता है कि ये चेन को फिर से पीटने का परफेक्ट मौका है। ये कहकर वो वहां से निकल जाता है। शाओजिए के जाने के बाद ग्रैंडमा सब लोगों को एड्रेस करती हैं और कहती हैं, मैंने आज सबको जल्दी इसलिए बुलाया है क्योंकि कल ही हुआ शिंग ग्रुप में एक नया चेयरमैन आया है। किसी को नहीं पता वो कौन है और कहां से आया है। फिर वो समझाती हैं, अभी हम 70 मिलियन की एक फाइनेंसिंग डील नेगोशिएट कर रहे हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट अभी तक साइन नहीं हुआ है। तुम सब जानते हो कि हमारी डिंगचिंग रियल एस्टेट हमेशा हुआ शिंग ग्रुप के साथ कोलैबोरेट करती आई है, इसलिए हुआ शिंग ग्रुप के नए चेयरमैन के साथ अच्छे रिलेशंस बनाना हमारी वांग फैमिली के फ्यूचर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। वहीं दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है जहां हम ये चेन को देखते हैं और उसका बॉडीगार्ड थोड़ा कंफ्यूज्ड होकर पूछता है, यंग मास्टर आप अभी भी कुरियर के कपड़े क्यों पहने हुए हैं? इस पर ये चेन शांत टोन में जवाब देता है, आज कुरियर के तौर पर मेरे कॉन्ट्रैक्ट का लास्ट डे है। मैंने जो शुरू किया था उसे खत्म करना चाहता हूं। और मन ही मन सोचता है कि अभी अपनी आइडेंटिटी बताने का वक्त नहीं आया। दुश्मन को खुले में देखना ज्यादा ईजी होता है जब मैं अंधेरे में रहूं। तभी अचानक उसका फोन बजता है और वहीं हम वांग शाओजिए को अपनी कार में ये चेन को लेने आता हुआ कॉल पर बोलता है, हेलो ये चेन, मैं वांग शाओजिए बोल रहा हूँ, कहाँ हो तुम?
चलो बात करते हैं। और ये चेन बिना डरे कामली जवाब देता है, मैं लुवियान रेजिडेंशियल कम्युनिटी में खाना डिलीवर कर रहा हूँ। वांग शाओजी ये ठंडी हंसी के साथ कहता है, ओ मैं बस अभी वहाँ आ रहा हूँ, मेरा वेट करना। और कुछ ही देर बाद शाओजी अपनी कार को फुल स्पीड में लाता है, ये चेन के पास आकर जोर से ब्रेक्स मारता है, फिर कार का ग्लास नीचे करके एटीट्यूड के साथ कहता है, गाड़ी में बैठो, ग्रैंडमा तुमसे मिलना चाहती हैं। ये सुनते ही ये चेन बिना रुके सीधा जवाब देता है, भले ही तुम्हारी ग्रैंडमा वांग जिया याओ के लिए बैक करें, कोई फायदा नहीं है, मैं ये डिवोर्स लेकर ही रहूंगा। ये चेन की बात सुनते ही शाओजी भड़क उठता है और गुस्से में चिल्लाता है, क्या तुम पागल हो गए हो? मेरी ग्रैंडमा तुमसे बैक करेंगी? वो तुम्हें फैमिली जस्टिस देना चाहती हैं। इस पर ये चेन कामली पूछता है, फैमिली जस्टिस किस बेसिस पर? ये सवाल सुनते ही शाओजी और भड़क जाता है और उंगली उठाकर ब्लेम लगाता है, किस बेसिस पर? तुमने बाहर एक फकिंग वुमन ढूंढी है, चाहे जो भी हो, वांग जिया याओ अभी भी वांग फैमिली की मेंबर है, तुमने वांग फैमिली के साथ गलत किया है, इसलिए तुम मरने के लायक हो। ये सुनते ही ये चंद धीरे से अपना हेलमेट उतारता है और सरप्राइज के साथ पूछता है, मैंने बाहर वुमन ढूंढी है, क्या वांग जिया याओ ने ये कहा? और अगले ही पल वो अपनी हंसी रोक नहीं पाता और जोर से हंसता है। अगले ही पल वो अपनी हंसी रोक नहीं पाता और जोर से हंसता है। फफ उसकी हंसी देखकर शाओजी चिढ़कर पूछता है, तुम हंस क्यों रहे हो? तभी ये चेन का फेस एकदम सीरियस हो जाता है और वो मन ही मन गुस्से में कहता है, वांग जिया याओ, वो शेमलेस औरत, लोगों को बुली करने की भी एक लिमिट होती है। ये चेन के इस बदलते हुए ऑरा को देखकर शाओजी के दिल में थोड़ा सा डर पैदा हो जाता है और वो मन ही मन सोचता है, ये क्या हो रहा है? ये चेन का एक्सप्रेशन सडनली इतना स्कैरी क्यों हो गया, जैसे कोई सुपीरियर सबको नीचे देख रहा हो। लेकिन फिर वो खुद को समझाता है, नहीं, मैं पक्का गलत देख रहा हूं, इस यूजलेस ट्रैश के पास ऐसी ऑरा कैसे हो सकती है? और फिर वो अपना एटीट्यूड वापस लाते हुए ऑर्डर देता है, ट्रैश, जल्दी कार में बैठो, पहले होटल के एंट्रेंस पर जाकर नीज पर बैठना, बर्थडे बैंक्वेट खत्म होने के बाद अपनी पनिशमेंट एक्सेप्ट करना और फिर डिवोर्स के लिए ग्रैंडमा के इंस्ट्रक्शन सुनना। शाओजी की बकवास सुनते ही ये चंद सीधा मना कर देता है, मैंने कहा मैं नहीं जा रहा। ये सुनते ही शाओजी कार का डोर खोलकर बाहर निकलता है और थ्रेटन करता है, लगता है तुम्हारी स्किन में फिर से इचिंग हो रही है। और वो येचन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, मैं मारूंगा। लेकिन उसके हाथ उठने से पहले ही येचन घूमकर एक जोरदार किक उसके फेस पर मारता है, जिससे शाओजी पेन में चिल्लाता है, आह, और गुस्से में बोलता है, तुम ट्रैश, तुमने वापस फाइट करने की हिम्मत की। इतना कहकर वो अपनी पॉकेट से एक नाइफ निकाल लेता है और चीखता है, मैं ग्रैंडमा के लिए फैमिली जस्टिस एग्जीक्यूट करूंगा, मैं तुम्हें काट कर मार दूंगा। और ये कहते ही वो नाइफ से तेज अटैक्स करने लगता है, स्विश स्विश स्विश। लेकिन येचन बड़ी आसानी से उसके सब अटैक्स डॉज करता है और एक प्रिसाइज हिट से उसके हाथ पर मारकर नाइफ गिरा देता है। इसके तुरंत बाद येचन उस पर पंचेस की बारिश कर देता है और शाओजी के फेस को बुरी तरह पीट देता है। कुछ ही सेकंड्स में शाओजी जमीन पर गिर जाता है और दर्द से चिल्लाता है, आओ आओ। शाओजी की हालत खराब करने के बाद येचन ठंडे टोन में वार्निंग देता है, वापस जाओ और वांग फैमिली को बता देना, मैं अब उनका डॉग नहीं हूं जो बुलाने पर आए और हाथ हिलाने पर चला जाए। जब तक मैं खुद न चाहूं कोई मुझे ऑर्डर नहीं दे सकता। जमीन पर पड़े शाओजी गुस्से में चिल्लाता है, तुम लिव इन सन इन लॉ, बस रुक जाओ। सीन शिफ्ट होता है और हम वान हाउ होटल का नज़ारा देखते हैं। वहाँ ओल्ड मैडम वैंग वेट कर रही होती हैं और तभी यहाँ पे साओजिए भी आ जाता है और ये देखकर वो हैप्पी होते हुए कहती हैं, साओजिए हमेशा की तरह एफिशिएंट है। लेकिन तभी साओजिए कार से लड़खड़ाते हुए बाहर निकलता है और रोता है, ग्रैंडमा। साओजिए का सूजा हुए फेस देखकर ग्रैंडमा शॉक हो जाती हैं और पूछती हैं, मेरे अच्छे ग्रैंडसन, तुम्हें इस तरह किसने मारा, किसने तुम्हें हिट किया? साओजिए रोते हुए कंप्लेन करता है, ग्रैंडमा, वो वांग जिया याओ का यूजलेस हस्बैंड था जिसने मुझे मारा। ये सुनते ही पास खड़े साओजिए के डैड वांग जीचियांग एंगर से रेड हो जाते हैं और कहते हैं, क्या? उस यूजलेस चीज ने तुम्हें हर्ट करने की हिम्मत की? मैं उसे डेड चाहता हूं। तभी इधर साओजिए रिक्वेस्ट करता है, पुलिस को बुलाएं ग्रैंडमा। इस पर ग्रैंडमा मना करते हुए समझाती हैं, ये एक फैमिली मैटर है, टेंशन मत लो, मैं पक्का उसे वो पनिशमेंट दिलवाऊंगी जो वो डिजर्व करता है। ऐसी शेमफुल बात पुलिस को बुलाने से न्यूज इजीली फैल जाएगी। फिर ग्रैंडमा जीचियांग की तरफ मुड़ती हैं और ऑर्डर देती हैं, जीचियांग, मुझे पता है तुम अंडरवर्ल्ड में कुछ फ्रेंड्स को जानते हो, उन्हें उस एनिमल को एक हार्ड लेसन सिखाने दो और उसे वापस मेरे पास लाओ। जीचियांग तुरंत मान जाता है और कहता है, जी। हाफ आवर बीत जाता है और सीन हुआयान रेजिडेंशियल कम्युनिटी में शिफ्ट होता है। वहां ये चैन चल रहा होता है। तभी दो बड़े गूंज उसका रास्ता रोक लेते हैं और पूछते हैं, ये चैन है ना, हमारे साथ चलो। उन्हें देखकर ये चैन समझ जाता है और कहता है, फिर से वांग फैमिली ने भेजा है, राइट? आज फूड डिलीवर करने का मेरा लास्ट डे है, मैं कहीं नहीं जा रहा। उसकी बात सुनकर गून एंगर में कहता है, तुम टोस्ट रिफ्यूज कर रहे हो सिर्फ फॉफेट पीने के लिए? पहले इसके हैंड्स तोड़ दो, फिर हम बात करेंगे। और वो दोनों उस पर अटैक कर देते हैं। लेकिन अगले ही पल वहां से सिर्फ चीखने की आवाजें आती हैं, आह, आऊ।
और उस सभी को पीटने के बाद ये चन अपनी डिलीवरी बैग चेक करता है और रिलीफ की सांस लेते हुए कहता है, लकीली काम अफेक्ट नहीं हुआ। लेकिन तभी उनमें से एक गून हिम्मत करके पीछे से अटैक करने के लिए उठता है और चिल्लाता है, रुक। ये सुनते ही ये चन बिना पीछे मुड़े बस एक जोरदार बैकहैंड पंच मारता है, जिससे वो गून हवा में उड़ता हुआ दूर जा गिरता है और वहीं ढेर हो जाता है। ये चन वापस अपना बैग चेक करता है और कहता है, लकीली टेकआउट ठीक है। इसके बाद वो अपनी स्कूटर पर बैठता है और अगले डेस्टिनेशन की तरफ निकलते हुए कहता है, बस एक लास्ट ऑर्डर बचा है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है वानहाउ होटल की तरफ, जहां वांग फैमिली की पार्टी चल रही थी। और तभी वांग जीचियांग घबराया हुआ अपनी मॉम को बताता है, मॉम, जो प्रोफेशनल गून्स मैंने हायर किए थे वो ये चन के हाथों क्रिपल हो गए हैं। ये सुनकर ओल्ड मैडम वांग शॉक हो जाती हैं और एंगर में पूछती हैं, क्या क्या कोई नहीं है जो इस एनिमल को हैंडल कर सके? उनकी ये बातें सुनकर आसपास खड़े गेस्ट सरप्राइज हो जाते हैं और आपस में विस्पर करने लगते हैं, माय गॉड, मैंने सच में ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। क्या वो यूजलेस लिव इन सन इन लॉ एक मार्शल आर्टिस्ट हो सकता है? तभी पास खड़ा एक ओल्ड मैन कहता है, ओल्ड मैडम, मिस्टर माकुन जो युनजाओ में 1-to-1 डिलीवरी के जनरल एजेंट है, वो बर्थडे की विश देने आए हैं। ये नाम सुनते ही जीचियांग अपनी मॉम से कहता है, क्या ये येचन का बॉस नहीं है? मॉम, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। अगली सीन में हम देखते हैं कि 2-on-2 डिलीवरी के जनरल एजेंट मा कुन हाथ में एक महंगी वाइन बॉटल लिए अंदर एंटर करते हैं। वो बड़े अदब के साथ आगे बढ़ते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, ओल्ड मैडम वोंग, मैंने सुना है आपको ड्रिंक करना पसंद है। ये लीजिए 90 रोमनी कोंटी की एक बॉटल स्पेशली आपके लिए। हैप्पी बर्थडे और दुआ करता हूं आप लंबी और हेल्दी जिंदगी जिएं। इसके बाद ओल्ड मैडम वैंग गिफ्ट तो एक्सेप्ट कर लेती हैं, लेकिन उनका चेहरा उतरा हुआ होता है। वो धीमी आवाज में कहती हैं, शुक्रिया प्रेसिडेंट माँ। उनका मूड देखकर माकुन थोड़ा कंसर्न्ड हो जाता है और पूछता है, ओल्ड मैडम वैंग, क्या बात है, आप थोड़ी अपसेट लग रही हैं। तभी ओल्ड मैडम गहरी सांस लेते हुए जवाब देती हैं, बॉस माँ, मुझे आप पर हंसने का डर नहीं, लेकिन हमारी वैंग फैमिली इस वक्त एक सीरियस फैमिली ट्रबल से गुजर रही है। उसके बाद बात को आगे बढ़ाते हुए जी चैंग बीच में बोल पड़ता है, कि आपको ये चैन याद है, मेरे छोटे भाई के फैमिली का वो घर जमाई? ये सुनकर माकुन थोड़ा हैरान हो जाता है और तुरंत पूछता है, आप कह रहे हो कि उस घर जमाई ने सिर्फ चीट ही नहीं किया बल्कि आपके यंग मास्टर को जख्मी भी कर दिया? इसके बाद माकुन मन ही मन सोचता है, उस घर जमाई की इतनी हिम्मत कैसे हुई वैंग फैमिली को प्रवोक करने की। फिर वो अफसोस भरे टोन में कहता है, अफसोस की बात है युनजो में मेरे ज्यादा कनेक्शंस नहीं है, वरना मैं खुद उस एहसान फरामोश बेकार इंसान को सबक सिखाता। ये सुनते ही जी चैंग जल्दी से कहता है, नहीं नहीं बॉस माँ, आप बहुत हम्बल हैं, आप इस मामले में एक्चुअली मदद कर सकते हैं। फिर वो थोड़ा आगे झुककर कहता है, वो कमीना आपका एम्प्लॉई है, 2-on-2 डिलीवरी में काम करता है। ये सुनकर माकुन पूरी तरह शॉक हो जाता है, क्या ये चेन 2-on-2 डिलीवरी का एम्प्लॉई है? सच्चाई कंफर्म होते ही उसके चेहरे पर एक कॉन्फिडेंट स्माइल आ जाती है और वो कहता है, प्रेसिडेंट वैंग, ये मामला अब मुझ पर छोड़ दीजिए। इसके बाद माकुन तुरंत अपना फोन निकालता है और कॉल लगाता है, हेलो लिटिल चाय, चेक करो ये चेन की एम्प्लॉय आईडी और उसकी करंट लोकेशन। फिर शातिर मुस्कान के साथ ऑर्डर देता है, गुड, उसे तुरंत एक ऑर्डर असाइन करो, लोकेशन वानहाउ ग्रैंड होटल। 15 मिनट बाद हम ये चेन को होटल के बाहर पहुंचते हुए देखते हैं। वो फोन पर कहता है, मिस्टर मा, आपका फूड डिलीवरी आ चुका है, मैं वानहाउ होटल के एंट्रेंस पर हूं। दूसरी तरफ से माकुन ठंडे टोन में कहता है, अंदर लेकर आओ। ये चन होटल को देखकर थोड़ा सस्पिशियस हो जाता है और मन ही मन सोचता है, वानहाउ ग्रैंड होटल युनजो का बेस्ट बर्थडे बैंक्वेट होटल है, वांग जिया याओ की पूरी फैमिली यहीं होगी। फिर वो फोन पर पोलाइटली कहता है, होटल पॉलिसी के अकॉर्डिंग डिलीवरी ड्राइवर्स को अंदर अलाउ नहीं होता, प्लीज आप बाहर आकर ले लीजिए। इधर अंदर खड़ा माकुन जो ओल्ड मैडम के साथ होता है, फोन पर कहता है, ठीक है, एंट्रेंस पर वेट करो, और फोन काट देता है। तभी बाहर खड़ा ये चन अचानक कई फुटस्टेप्स की आवाज सुनता है और समझ जाता है, डैम इट, ये एक ट्रैप है। और तभी माकुन ओल्ड मैडम वैंग और पूरी वैंग फैमिली के साथ बाहर आता है और रिस्पेक्टफुली ओल्ड मैडम को रास्ता दिखाते हुए कहता है, ओल्ड मैडम वैंग इस तरफ। फिर माकुन सीधा ये चैन के सामने आकर अकड़ के साथ ऑर्डर देता है, अपनी यूनिफॉर्म और वर्क बैच उतारो, अभी के अभी। कंफ्यूज्ड ये चैन पूछता है, तुम्हारा क्या मतलब है? उसके कंफ्यूजन का मजाक उड़ाते हुए शाओजी जोर से हंसता है और कहता है, इडियट, क्या तुम जानते हो ये कौन है? ये तुम्हारे टॉप बॉस हैं, माकुन, 2-on-2 डिलीवरी के जनरल एजेंट। तभी माकुन धमकी भरे टोन में कहता है, अगर तुम्हें यकीन नहीं तो मैं मैनेजर कई से कॉल करवा देता हूं। इसी वक्त येचन का फोन बजता है और कॉल उठाते ही दूसरी तरफ से मैनेजर चिल्लाता है, येचन, तुमने प्रेसिडेंट मा को कैसे ऑफेंड कर दिया? तुम ऑलरेडी फायर हो चुके हो। मैनेजर की बात सुनकर येचन का गुस्सा और डिसअपॉइंटमेंट दोनों साथ फूट पड़ते हैं और वो मन ही मन सोचता है, मैं अपना डिलीवरी करियर पीसफुली खत्म करना चाहता था, लेकिन इस बास्टर्ड ने सब बर्बाद कर दिया। तभी माकुन चीखता है, जल्दी करो, कपड़े उतारो, तुम फायर्ड हो, और प्रेशर बनाते हुए जोर से बोलता है, स्ट्रिप, सब उतार दो। गुस्से में येचन अपनी जैकेट उतार देता है। ये देखकर शाओजी ये वीडियो रिकॉर्ड करते हुए जोर जोर से हंसता है और कहता है, हा हा हा, बिल्कुल कुत्ते जैसा लग रहा है। उसके बाद जिचियांग भी आगे आता है और ताना मारता है, बेकार चीज,
अब कहाँ गई तुम्हारी एरोगेंस? मेरे बेटे को मारने की हिम्मत की थी ना? ये चन उन सबको इग्नोर करते हुए कामली कहता है, बॉस माँ, सुना है इस साल आपका तुआन डिलीवरी के साथ एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है। ये सुनकर माकुन शौक और गुस्से दोनों में आ जाता है। मन ही मन सोचता है, इसे कैसे पता, लेकिन ऊपर से एटीट्यूड दिखाते हुए कहता है, इससे तुम्हारा क्या लेना देना। और फिर ये चन डिक्लेयर करता है, रिन्यूअल डिस्कस करने के लिए कैपिटल जाने की जरूरत नहीं है, तुम अब एजेंट नहीं रहोगे। ये सुनते ही माकुन भड़क उठता है और चिल्लाकर कहता है, तुम समझते क्या हो खुद को? तुम कहते हो मैं एजेंट नहीं बन सकता तो मैं एजेंट नहीं बन सकता। क्या तुम जानते हो तुआन डिलीवरी के सीईओ के साथ मेरे रिलेशंस कितने टाइट हैं? तभी वहां बैठी ओल्ड मैडम वैंग बीच में इंटरफेयर देती हैं और एंगर से चीखती हैं, ये चैन, एनिमल, नीज पर बैठो। वो सबके सामने अनाउंस करती हैं, आज सभी गेस्ट्स के सामने मैं तुम पर फैमिली जस्टिस एग्जीक्यूट करूंगी। पहले तुमने चीट किया और जिया याओ के साथ गलत किया, फिर तुमने मेरे ग्रैंडसन को मारा। लेकिन ये चैन उनकी बात मानने से साफ इनकार कर देता है और पलटकर जवाब देता है, ओल्ड थिंग, ड्रीम्स देखती रहो, मैं क्यों नीज पर बैठूं? ये चैन की बदतमीजी देखकर ओल्ड मैडम उसे पुरानी बात याद दिलाती हैं। 3 इयर्स पहले जब तुमने हमारी वैंग फैमिली में मैरिज की थी, तुमने पर्सनली प्रॉमिस किया था। मैं तुमसे पूछती हूं, क्या तुम्हारा वो पुराना प्रॉमिस अभी भी काउंट करता है? एक बार तुमने वैंग फैमिली के लिए कुछ हार्मफुल किया तो तुम मेरी वैंग फैमिली का जस्टिस एक्सेप्ट करोगे। इस पर ये चैन बिना डरे चेस्ट चौड़ा करके कहता है, जो मैं ये चैन कहता हूं वो नेचुरली काउंट करता है। उसकी ये बात सुनते ही ओल्ड मैडम तुरंत ऑर्डर देती हैं, अच्छा, मेरी वैंग फैमिली का जायंट ड्रैगन रूलर लेकर आओ। जिस पर जी चियांग तुरंत कहता है, जी। अगले ही पल एक चमचमाता हुआ गोल्ड का ड्रैगन रूलर लाया जाता है। इस स्कैरी वेपन को देखकर बताया जाता है कि इस चीज से फेस पर मार खाने से कम 3 डेज तक पेन होता है। कुछ और हिट्स और फेस सड़ जाएगा। रूल। ओल्ड मैडम एंगर में जी चियांग को ऑर्डर देती हैं, मेरे लिए इसे 20 टाइम्स मारो। और जी चियांग रूलर हाथ में लेते हुए कहता है, जी। तभी जिया याओ के डैड वैंग जीवान आगे आते हैं और कहते हैं, मॉम, ये मेरी गलती थी कि मैं अपने सन इन लॉ को ढंग से डिसिप्लिन नहीं कर पाया। मुझे पर्सनली इसे लेसन सिखाने दीजिए। लेकिन उसी वक्त जिया याओ आती है और अपने डैड के हाथ से वो रूलर छीन लेती है और कहती है, मुझे करने दीजिए, वो मेरा हस्बैंड है, मुझे उसे मारने दीजिए। और गाइज, इस मनुहा के चैप्टर्स अभी तक इतना ही आया था और ये मनुहा कैसा है कमेंट करना और बताना, और तब तक के लिए बाय बाय। तो कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जहां पिछले एपिसोड में हमने छोड़ा था। माहौल पूरी तरह गर्म था क्योंकि जिया याओ गुस्से में वो जायंट ड्रैगन रूलर अपने हाथ में लेकर येचन को सबक सिखाना चाहती थी। लेकिन ये सीन देखकर येचन एक अलग ही मूड में नजर आता है। उसके चेहरे पर एक सार्कास्टिक स्माइल आ जाती है और वो सीधा जिया याओ की हिपोक्रेसी पर वार करता है। कल रात मैं गाना सुन रही थी और अचानक से फोन की लाइट चमकी, देखा तो पैसे आ गए थे। पर वार करता है। वो ताना मारते हुए कहता है कि पहले तुमने चीट किया, ऊपर से मुझे ही चीटिंग के लिए फ्रेम किया। क्या ये सब काफी नहीं था जो अब तुम मेरे मुंह पर थप्पड़ भी मारना चाहती हो? ये बोलने के बाद वो रुकता नहीं है बल्कि अपने सार्केज़म का लेवल और बढ़ा देता है। वो बड़े ही कड़वे शब्दों में कहता है, वाह गुड वाइफ, मैंने सच में एक ऐसी गुड वाइफ से शादी की है जो सदियों में मुश्किल से मिलती है। ये चिन की ये कड़वी सच्चाई सुनकर जिया याओ को मिर्ची लग जाती है और वो गुस्से में करके मुंह फेर लेती है। लेकिन अगले ही पल अपनी ईगो को सैटिस्फाई करने के लिए और वहां मौजूद लोगों के सामने अपनी पावर दिखाने के लिए वो जोर से ऐलान करती है कि ये उसका हस्बैंड है और अगर कोई इसे मारेगा तो वो हक सिर्फ उसका है। अपने इस एक्शन को जस्टिफाई करते हुए वो मन ही मन सोचती है कि आखिर येचन उसका आदमी है, वो दूसरों को उसे कैसे मारने दे सकती है, क्योंकि अगर कोई और उसे मारेगा तो ये इनडायरेक्टली उसके खुद के मुंह पर थप्पड़ होगा। जिया याओ अभी अपनी ये जस्टिफिकेशन दे ही रही थी कि तभी सिनेरियो चेंज होता है। अचानक पास खड़ा शाओ जिये आगे लपकता है और बिना किसी वार्निंग के झटके से जिया याओ के हाथ से वो ड्रैगन रूलर छीन लेता है। उसका गुस्सा अब कंट्रोल से बाहर हो चुका था। वो लाल होकर येचन पर चिल्लाता है, येचन साले कुत्ते! हथियार हाथ में आते ही शाओ जिये का कॉन्फिडेंस आसमान छू लेता है और वो पूरी ताकत से येचन की तरफ बढ़ता है। वो धमकी देता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की, देख आज मैं तेरा चेहरा कैसे बिगाड़ता हूं। वो रूलर हवा में लहराते हुए येचन पर हमला कर देता है। लेकिन इससे पहले कि वो रूलर येचन को लगती, कहानी में एक ट्विस्ट आता है। येचन बिजली की तेजी से उसका हाथ हवा में ही पकड़ लेता है। इस पॉइंट पर शाओ जिये अभी कुछ समझ पाता या रिएक्ट कर पाता, उससे पहले ही येचन पलटवार करते हुए एक जोर का थप्पड़ सीधा शाओ जिये के मुंह पर जड़ देता है। ये थप्पड़ इतना जोरदार था कि शाओ जिये दर्द से चीख पड़ता है। ये नज़ारा देखकर वहां मौजूद सारे गेस्ट शॉक हो जाते हैं। किसी को यकीन नहीं होता कि वैंग फैमिली के घर जमाई ने सच में वैंग फैमिली के ही पोते पर हाथ उठा दिया। लोग आपस में फुसफुसाने लगते हैं कि ओ माय गॉड, ये क्या हो गया। अपने पोते को पिटते देख ओल्ड मैडम वैंग का गुस्सा हाई लेवल पर पहुंच जाता है। वो चीख पड़ती हैं, बास्टर्ड, तुझे अंदाजा भी है कि यहाँ कितने ब्यूरो चीफ्स और डायरेक्टर्स मौजूद हैं? वो येचन को कॉन्सिक्वेंसेज याद दिलाते हुए डराती हैं कि वो लोग तुझे यहीं स्पॉट पर अरेस्ट कर सकते हैं और जेल में डाल सकते हैं।
इतनी बड़ी धमकी सुनने के बावजूद ये चन बिल्कुल रिलैक्स खड़ा रहता है। वो बड़े ठंडे दिमाग से जवाब देता है कि मुझे लगता है यहाँ मौजूद सारे गेस्ट ने साफ साफ देखा होगा। वो वैंग शाओजी था जिसने पहले मुझ पर वेपन से अटैक किया। अपनी सफाई देते हुए वो क्लियर करता है कि मैं तो बस सेल्फ डिफेंस कर रहा था। तभी भीड़ में से एक गेस्ट आगे आता है और सिचुएशन को और कॉम्प्लिकेट करते हुए कहता है कि लेकिन तुमने अभी कहा था कि तुम वैंग फैमिली का जस्टिस मानने को तैयार हो, पर जब पनिश होने की बारी आई तो तुम अपनी बात से पलट गए। वो आदमी येचन को जज करते हुए सवाल उठाता है कि इतना अनरिलायबल होना क्या तुम्हें लगता है ये किसी मर्द को शोभा देता है? उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बाकी गेस्ट्स भी बोल पड़ते हैं कि बिल्कुल सही, ये बंदा अपनी बात का पक्का नहीं है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए येचन उनकी बात काटता है और अपनी शर्त रखता है। वो कहता है कि मैं वैंग फैमिली का जस्टिस मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन शर्त यह है कि मैंने कुछ गलत किया हो। ये सुनते ही ओल्ड मैडम वैंग गुस्से से फट पड़ती हैं और चिल्लाती हैं कि तुमने जिया याओ की पीठ पीछे बाहर औरतों को ढूंढा और मेरे पोते को भी पीटा, क्या ये काफी नहीं है? लेकिन ये बात सुन के अब येचन का कंट्रोल खत्म हो जाता है। वो पूरी डिटर्मिनेशन के साथ सबके सामने सच्चाई रखता है कि इन 3 सालों में मैंने वैंग जिया याओ को पूरे दिल से चाहा है, कभी मेरा ध्यान इधर उधर नहीं भटका। फिर वो चिल्लाकर असली सच बाहर लाता है कि चीटिंग करने वाली तो आपकी पोती है। कल ही उसने जिया हुआ होटल में फैंग चाओ के साथ रूम लिया था। आप चाहें तो रूम रिकॉर्ड्स चेक करवा सकती हैं। ये नाम सुनते ही भीड़ के बीच हंगामा मच जाता है। सब हैरान होकर बातें करने लगते हैं कि फैंग चाओ, क्या ये फैंग फैमिली का सेकंड यंग मास्टर फैंग चाओ है? कोई और बीच में बोल पड़ता है कि मैंने बहुत पहले सुना था कि वैंग फैमिली अपने दामाद के लिए फैंग फैमिली के किसी लड़के को ढूंढ रही थी। लगता ये सच है। भीड़ में गॉसिप शुरू हो जाती है कि वैंग फैमिली और फैंग फैमिली का सोशल स्टेटस वाकई मैच करता है, लेकिन वैंग जिया याओ को दूसरी शादी करने से पहले डिवोर्स तो ले लेना चाहिए था ना। शादीशुदा होते हुए चीटिंग करना सही नहीं है ना। कुछ लोग जिया याओ पर ताना मारते हुए हंसते हैं कि ऐसा लगता है युनजू की नंबर 1 ब्यूटी उतनी भी शरीफ नहीं है जितना लेजेंड्स में सुनने को मिलता है। अपनी इज्जत उछलते देख जिया याओ घबरा जाती है और तुरंत कवर अप करने लगती है। वो ग्रैंडमा और सब लोगों से कहती है कि इसकी बकवास मत सुनिए, मैं कल फैंग चाओ से सिर्फ बिजनेस डिस्कस करने मिली थी। वो खुद को बचाने के लिए लॉजिक देती है कि आप सबको पता ही होगा कि हमारा डिंगचेंग रियल एस्टेट आजकल कैपिटल रेस कर रहा है। मैं बस यंग मास्टर फैंग के पास फाइनेंसिंग डिस्कस करने गई थी। जिया याओ के इस बात पर येचन तुरंत पलटवार करता है और सीधा सवाल पूछता है कि क्या बिजनेस डिस्कस करने के लिए तुम्हें होटल रूम लेने की जरूरत थी? क्या बात करने के लिए बाथरोब पहनना जरूरी था? वो भीड़ की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि क्या तुमने यहां सबको बेवकूफ समझ रखा है? माहौल गर्मा ही रहा था कि तभी कुछ लोग दरवाजे की तरफ देखकर चिल्ला उठते हैं, अरे यंग मास्टर फैंग आ गए। एक और आदमी हंसता और कहता है, परफेक्ट टाइमिंग, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। फैंग चाओ वहां पहुंचता है और पूछता है कि यहाँ सबके साथ क्या चल रहा है। फैंग चाओ को देखते ही जिया याओ दौड़कर उसके पास जाती है और बेचारी बनने का नाटक करते हुए कहती है कि यंग मास्टर फैंग, हमारा ये घर जमाई जबरदस्ती मुझ पर इल्जाम लगा रहा है कि मेरा आपके साथ अफेयर चल रहा है। वो रिक्वेस्ट करते हुए उससे कहती है कि जल्दी से सबको बता दीजिए कि कल मैं सच में आपसे बिजनेस डिस्कस करने ही आई थी। जिया याओ की बात सुनकर फैंग चाओ मन ही मन गुस्से से उबल पड़ता है। वो सोचता है कि ये सॉफ्ट राइस खाने वाले बेकार आदमी ने सच में इतने लोगों के सामने मेरा और वैंग जिया याओ का मैटर खोल दिया। लेकिन ऊपर से शांत रहते हुए वो भीड़ को संभालता है और कहता है कि आप सब लोग प्लीज इस बेकार आदमी ये चन की बातों पर ध्यान मत दीजिए। जिया याओ और मैं इनोसेंट है। वो सफाई देते हुए बोलता है कि कल ये मेरे पास बस एक डॉक्यूमेंट डिलीवर करने आई थी। फिर वो पूरी अकड़ के साथ ये चन की तरफ मुड़ता है और चैलेंज करता है कि ये चन, तुम कह रहे हो कि मेरा जिया याओ के साथ अफेयर है, लेकिन क्या तुम्हारे पास कोई वीडियो या फोटो एविडेंस है? ये बोलते हुए वो मन ही मन खुश होता है क्योंकि उसे पता है सबूत मिट चुके हैं। वो सोचता है कि और जो एक रिकॉर्डिंग इसे प्रूव कर सकती थी वो मैंने अपने कनेक्शंस यूज करके डिलीट करवा दी है। वो कॉन्फिडेंट होकर सोचता है कि कल होटल में ये चन ने अपना फोन निकालकर फोटो या रिकॉर्डिंग नहीं की थी। वो देखना चाहता है कि ये लिव इन सन इन लॉ आखिर कहना क्या चाहता है। अपनी बात को और स्ट्रांग करने के लिए फैंग चाओ सबके सामने एक नई कहानी बनाता है। वो कहता है कि दोस्तों, ये चन मेरे बारे में ये झूठी अफवाह एक्चुअली एक दूसरी वजह से फैला रहा है। वो ये चन की बेइज्जती करने के लिए बताता है कि शायद सबको नहीं पता, लेकिन वैंग फैमिली का ये घर जमाई पार्ट टाइम फूड डिलीवरी का काम भी करता है। फिर वो एक झूठा किस्सा सुनाता है कि कल मैंने कुछ खाना ऑर्डर किया था और इत्तेफाक से ये वही डिलीवरी बॉय निकला। भीड़ को अपनी तरफ करते हुए वो कहता है कि किसने सोचा था इसका एटीट्यूड इतना टेरेबल होगा। उसने मेरा ऑर्डर किया हुआ खाना जमीन पर फेंक दिया। वो बात खत्म करते हुए कहता है कि इसीलिए मैंने इसे 1 स्टार बैड रेटिंग दे दी। बस यही वजह है इसके गुस्से की। अपनी बात को साबित करने के लिए वो तुरंत भीड़ में माँ उनकी तरफ इशारा करता है और कहता है कि इत्तेफाक से तुवान तुवान डिलीवरी के एजेंट बॉस माँ भी यहीं मौजूद है।
फिर वो बॉस माँ से कहता है कि बॉस माँ, जरा इसके कल के डिलीवरी रिकॉर्ड्स चेक कीजिए। ये सुनते ही बॉस माँ अपना फोन निकालते हैं और चेक करके कंफर्म करते हुए कहते हैं कि यंग मास्टर फैंग बिल्कुल सही कह रहे हैं, कल इसे सच में एक 1 स्टार बैड रेटिंग मिली थी। वो डिटेल देते हुए आगे बोलते हैं कि और वजह थी इसका घटिया एटीट्यूड, इसने डिलीवरी जमीन पर फेंक दी थी, बिल्कुल वैसा ही जैसा यंग मास्टर फैंग ने बताया। और ये बात सुनते ही वहां मौजूद गेस्ट्स ये चन को घिनौनी नजरों से देखने लगते हैं और कमेंट्स पास करते हैं कि वाह, इस घर जमाई की सोच तो सच में कितनी घटिया है। कोई और ऐड करता है कि सही बात है, नीचे लोग ऐसे ही होते हैं, बिल्कुल नाली के चूहों की तरह। तीसरा बंदा कंक्लूड करता है कि तो ये सब बैड रेटिंग का बदला था, सच में कितना लो क्लास इंसान है। सबकी बातें सुनकर ये चंद सीधा जिया याओ की तरफ देखता है और सवाल करता है कि मैंने वो डिलीवरी जमीन पर क्यों फेंकी थी, क्या तुम इस बात को एक्सप्लेन करने में मदद नहीं करोगी? लेकिन जिया याओ उस पे ही इल्जाम लगा देती है और कहती है कि ये इसलिए हुआ क्योंकि तुम अपने काम में मेहनती नहीं हो, तुम्हारी बर्दाश्त करने की क्षमता बहुत कमजोर है। और उसके मुंह से ये बात सुनकर ये चंद जोर जोर से हंसने लगता है। वो हंसते हुए ताना मारता है, वाह क्या बात है, काम में मेहनती नहीं, क्या बर्दाश्त करने की क्षमता है। फिर वो मन में अफसोस करता है कि ये चन, इस मतलबी औरत से तुम्हें अभी भी क्या उम्मीदें बची हैं। इसके बाद वो सीरियस होकर सबके सामने पूछता है कि तुम लोग कहते हो मैं बाहर औरतों को ढूंढ रहा हूं, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? ये सुनते ही ओल्ड मैडम वैंग सवालिया नजरों से जिया याओ की तरफ देखती हैं, जिसके जवाब में जिया याओ डर के मारे अपना सर ना में हिला देती है। सबूत ना होने पर ओल्ड मैडम वैंग बात बदल देती हैं और कहती हैं कि चूंकि तुमने से किसी के पास सबूत नहीं है तो इस मैटर को यहीं खत्म करते हैं, लेकिन तुमने मेरे पोते को मारा, ये बात ऐसे ही खत्म नहीं की जा सकती। और ये बात सुन के ये चंद जवाब देता है कि उसने ल्यूवियन रेजिडेंशियल कम्युनिटी के एंट्रेंस पर मुझ पर चाकू से हमला किया था। वो लॉजिक देते हुए कहता है कि वहाँ कैमरेज लगे हैं और कम्युनिटी सिक्योरिटी भी गवाही दे सकती है। मैं कानून के दायरे में रहकर बस खुद को बचा रहा था। वो सीधा चैलेंज करता है कि अगर आप इस बात को आगे बढ़ाना चाहती हैं तो चलिए पुलिस को बुला लेते हैं, अगर मैं अंदर गया तो मैं गारंटी देता हूं कि वो भी बचकर नहीं निकल पाएगा। ये सुनकर ओल्ड मैडम वैंग तिलमिला उठती हैं और ताना मारती हैं कि ठीक है, 3 साल मेरी वैंग फैमिली की रोटियां तोड़कर तुम काफी काबिल हो गए हो। वो गुस्से में पूछती हैं कि मेरे पोते को मारने के बाद क्या अगला कदम मुझे मारने का है? लेकिन ये बात सुनकर ये चंद शांति से कहता है कि ओल्ड मैडम वैंग, मैंने हमेशा आपकी इज्जत की है। वो वादा करते हुए बोलता है कि मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि जब तक वैंग शाओजी ये फ्यूचर में मुझे पहले प्रवोक नहीं करेगा, मैं उससे बिल्कुल भी पंगा नहीं लूंगा। फिर वो अपनी आखिरी मांग रखता है कि मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे और वैंग जियायाओ को डिवोर्स लेने की इजाजत दे देंगी। डिवोर्स का नाम सुनते ही ओल्ड मैडम वैंग गुस्से में कहती हैं, अच्छा है, बहुत अच्छा। फिर वो जोर से ऐलान करती हैं, दोस्तों आप सब जानते हैं कि 3 साल पहले मेरी वैंग फैमिली ने एक घर जमाई को अपनाया था। ये शादी मेरे लेट हस्बैंड ने तय की थी। इन 3 सालों में हालांकि जियायाओ खुश नहीं थी। वो अपनी बात कंटिन्यू करती हैं, बड़े बुजुर्गों की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए जियायाओ के पेरेंट्स ने मुझसे कई बार डिवोर्स की बात की, लेकिन मैंने हर बार मना कर दिया। ये सुनकर मेहमानों में खुसुर फुसुर शुरू हो जाती है और फिर वो आगे बोलती हैं, मेरी पोती वैंग जियायाओ सबके प्यार की वजह से युनजाओ की नंबर 1 ब्यूटी मानी जाती है, और कौन किसके काबिल नहीं है ये मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो अपना आखिरी फैसला सुनाती हैं कि आज इस ये चन ने मेरे पोते को मारा और मेरी पोती और फैंग फैमिली के दोस्त को बदनाम किया। वो चिल्लाकर डिक्लेयर करती हैं, मैंने फैसला किया है कि मैं अब अपने लेट हस्बैंड की आखिरी ख्वाहिश को और नहीं मानूंगी। मैं ऐलान करता हूं कि ये चन अब से मेरी वैंग फैमिली का दामाद नहीं रहेगा। इसी वक्त से उसे मेरी वैंग फैमिली से बाहर निकाला जाता है। ये सुनते ही जी चियांग वेटर को ऑर्डर देता है, वेटर सेलिब्रेशन के लिए सबको ड्रिंक सर्व करो। और फिर उसके बाद माहौल बदल जाता है। वेटर सभी को वाइन सर्व करता है और जैसे कि एक्सपेक्टेड था, वोंग फैमिली के फैसले से खुश होकर सारे गेस्ट्स उन्हें बधाई देने लगते हैं। मुबारक हो ओल्ड मैडम वोंग, मुबारक हो जियायाओ। सब एक सुर में बोलते हैं और माहौल में गजीब सी खुशी छा जाती है। लोगों का कहना था, बधाई हो, एक बेकार इंसान से छुटकारा मिल गया। आखिरकार अब आप जियायाओ के लिए कोई बराबर का रिश्ता ढूंढ सकती हैं। उनकी बातों से साफ लग रहा था कि वो ये चन को कभी भी इस फैमिली का हिस्सा मानते ही नहीं थे। तभी इस सेलिब्रेशन के बीच वोंग जियायाओ की मां सू लान आगे आती हैं और अटेंशन ग्रैब करते हुए कहती हैं, आप सबका शुक्रिया। वैसे मैं सबको एक खुशखबरी देना चाहती हूँ। वो बड़े गर्व से कहती हैं, हमारी जियायाओ और ये चन पिछले 3 सालों से अलग अलग सोए हैं। इसने हमारी जियायाओ का हाथ तक नहीं छुआ है। और बात को और क्लियर करते हुए वो जोर देकर कहती हैं, जियायाओ अभी तक वर्जिन है। यूट्यूब से पैसा तभी नहीं आता जब तुम कैमरा के सामने हो। मैं तो अपना फेस दिखाता भी नहीं, बस घर बैठे स्क्रीन रिकॉर्डिंग, वॉइस ओवर और सिंपल एक्सप्लेन वाले वीडियोस बनाता हूँ। हाथ तक नहीं छुआ है। और बात को और क्लियर करते हुए वो जोर देकर कहती हैं, जियायाओ अभी तक वर्जिन है।
इस पॉइंट पर अपनी माँ की ये बात सुनकर जिया याओ शर्म से लाल हो जाती है। मॉम! लेकिन ये बात सुनकर ये चन मन ही मन सोचता है कि ये और कुछ नहीं बस बिजनेस है। वो एनालाइज करता है ये वोंग जिया याओ की चॉइस है, फैमिली द्वारा किसी सामान की तरह आंका जाना ताकि आखिर में सबसे ज्यादा बोली लगाने वाला उसे खरीद सके। मतलब साफ था, उसकी वर्जिनिटी का ढिंडोरा पीट कर वो उसका मार्केट वैल्यू बढ़ा रहे थे। इसके बाद ये चन भी वहां रखा एक वाइन ग्लास उठा लेता है, लेकिन पीने के लिए नहीं। वो ग्लास जिया याओ की तरफ बढ़ाते हुए एक आखिरी सार्केस्टिक कमेंट पास करता और कहता है, वोंग जिया याओ, तुम्हें मुबारक हो, आखिरकार तुम अपने लिए एक ऐसा मर्द ढूंढ सकती हो जो तुम्हारे बराबर का हो। और ये बात सुन के जिया याओ अपनी पुरानी अकड़ में वापस आ जाती है। उसे लगता है कि ये चन अभी भी उसके हाथ से निकलने से डर रहा है, इसलिए वो अकड़ कर कहती है, अगर तुम अभी घुटने टेको और मुझसे भीख मांगो तो शायद मैं दादी से रिक्वेस्ट करूंगी कि फिलहाल तुम्हें डिवोर्स ना दें। उसकी ये बात सुनकर ये चन गुस्से और नफरत से भरा जवाब देता है। वो उसकी गलतफहमी दूर करते हुए कहता है, तुमने मुझे धोखा दिया और उल्टा चाहती हो कि मैं घुटने टेक कर तुमसे भीख मांगू। बात घूम फिरकर यहीं आ जाती है कि ये चन की नजर में अब जिया याओ की कोई इज्जत नहीं बची थी, और फिर वो वाइन ग्लास को पलटकर सारी शराब जमीन पर बहा देता है, जो कि एक सीधा अपमान था, और आगे कहता है, तुम इस काबिल नहीं हो। और दोस्तों, इसी जबरदस्त सीन और ये चैन के इस फाइनल रिजेक्शन के साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड के आखिर में देखा था, माहौल पूरा बदल गया है। ये चैन वांग जियाओ को ताना मारते हुए कहता है, वांग जियाओ, तुम्हें बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलो, आखिरकार तुम्हें वैसा बंदा मिल ही गया जो तुम्हारे लेवल का है। ये बात सुनते ही जियाओ का एटीट्यूड और भी बढ़ जाता है। उसे लगता है कि ये चैन हार मान रहा है, इसलिए वो अपनी शर्त रखते हुए कहती है, देखो, अगर तुम अभी मेरे सामने घुटनों पर बैठकर मुझसे भीख मांगो तो शायद मैं ग्रैंडमा से बात करूं कि वो फिलहाल तुम्हें डिवोर्स ना दें। मतलब साफ था, वो चाहती थी कि ये चैन उसके पैरों में गिरे, लेकिन ये चैन उसकी इस गलतफहमी को दूर करते हुए तुरंत जवाब देता है, धोखा तुमने दिया, रिश्ता तुमने तोड़ा, और अब तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे सामने घुटनों पर गिरकर माफी मांगूं? ये उम्मीद करना भी बेकार है। इस पॉइंट पर ये चैन अपने हाथ में पकड़े वाइन ग्लास को हल्का सा घुमाता है और बिना कोई इमोशन दिखाए पूरी वाइन नीचे जमीन पर गिरा देता है। ये एक्शन बस वाइन गिराना नहीं, बल्कि उस रिश्ते का आखिरी कतरा खत्म करना था। वो बस इतना कहता है, तुम इस लायक बिल्कुल नहीं हो। और ये चैन का ये रवैया देखकर जियाओ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जो इंसान कल तक उसकी हर बात मानता था, आज वो उसे रिजेक्ट कर रहा है। वो मन ही मन सोचती है, ये चैन, ये नीच और घटिया आदमी, ये आज पागल हो गया है क्या? ये तो सीधा बगावत पर उतर आया है। गुस्से और बेइज्जती से तिलमिलाते हुए वो चिल्लाती है, तुम। लेकिन अपनी बात वहीं रोककर वो तुरंत अपनी ग्रैंडमा की तरफ मुड़ती है, क्योंकि उसे पता है कि असली पावर वहीं है। वो शिकायत करते हुए कहती है, ग्रैंडमा, इसे सिर्फ डिवोर्स देकर छोड़ देना तो इसके लिए बहुत बड़ा छुटकारा होगा। इसे इतनी आसानी से जाने नहीं दे सकते, इसने हमारी बेइज्जती की है। पास खड़ा शाओजिए, जो पहले से ही ये चैन से चिढ़ा हुआ था, वो भी मौके का फायदा उठाते हुए हाँ में हाँ मिलाता है। वो अपना सूजा हुआ चेहरा सबको दिखाते हुए कहता है, सिस्टर जियाओ बिल्कुल सही कह रही हैं, हमें इससे सबक सिखाना ही होगा। जरा मेरा चेहरा तो देखिए, इसने क्या हाल किया है। ये सिर्फ मेरी चोट नहीं, वैंग फैमिली पर हमला है। अपने पोते की ये हालत और पूती की बेइज्जती देखकर ओल्ड मैडम वांग का फैसला और भी सख्त हो जाता है। उनके लिए ये अब सिर्फ डिवोर्स का मामला नहीं, बल्कि फैमिली की नाक का सवाल बन गया था। वो कहती हैं, टेंशन मत लो, मेरे वैंग फैमिली के लोगों को बुली करना इतना आसान नहीं है। फिर वो वहां खड़े सभी मेहमानों को एड्रेस करते हुए जोर से बोलती हैं, ताकि सब सुन सकें, आप सब सुनिए, इस ये चैन ने मेरी पोती की जवानी के कीमती 3 साल बर्बाद किए हैं, और तो और मेरे पोते को भी पीटा है। इसने हमारे भरोसे का गलत फायदा उठाया है। वो अपनी बात को और वजन देते हुए आगे कहती हैं, मेरी वैंग फैमिली पिछले काफ़ी सालों से युनजू में है, हमारी भी कुछ इज्जत और रेपुटेशन है यहाँ। अगर हमने इसे ऐसे ही जाने दिया तो मुझे डर है कि फ्यूचर में लोग हमारी वैंग फैमिली को सीरियस लेना बंद कर देंगे। लोग सोचेंगे कि हम कमज़ोर पड़ गए हैं। इसलिए वो सबके सामने एक रिक्वेस्ट रखती है, यहाँ मौजूद आप सभी लोग युनजू की अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के बिग शॉट्स हैं, आप लोगों का एक रुतबा है। इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए और इसकी कमाई का हर रास्ता काट दीजिए। इसे एहसास होना चाहिए कि हमसे टकराने का अंजाम क्या होता है। ग्रैंडमा वांग की ये बात सुनते ही वहाँ खुसफुस शुरू हो जाती है। लोग आपस में हैरानी से बातें करने लगते हैं। वैंग फैमिली ये चैन का लाइवलीहुड खत्म करना चाहती है। मतलब ये चाहते हैं कि ये चैन युनजू में खाना तक न खा सके। ये तो सीधा पेट पर लात मारने वाली बात हो गई। कोई कहता है, आखिरकार एक घर जमाई ने वैंग फैमिली की नाक कटवा दी है और ऊपर से खुद डिवोर्स भी मांग रहा है, गुस्सा तो आएगा ही।
तो कोई दूसरा बंदा हैरान होकर बोलता है, पर वो बस एक छोटा सा लिव इन सन इन लॉ ही तो है, क्या इतना बड़ा एक्शन लेना जरूरी है? ये तो शेर का शिकार करने के लिए पूरी फौज बुलाने जैसा है। तभी इस डिस्कशन को तोड़ते हुए भीड़ से फांग चाओ आगे आता है। वो वैंग फैमिली के नज़रों में अच्छा बनने का ये मौका नहीं छोड़ना चाहता और ऐलान करता है, फांग फैमिली को रिप्रेजेंट करते हुए मैं वैंग फैमिली को सपोर्ट करने के लिए तैयार हूं। भीड़ में लोग उसे तुरंत पहचान लेते हैं, अरे ये तो फांग फैमिली का बड़ा बेटा है, वही फैमिली जिनका युन्जू में अफोर्डेबल लग्जरी होटल चेन्स का सबसे बड़ा शेयर है। इनका सपोर्ट मिलना मतलब बहुत बड़ी बात है। अपनी पावर शो करते हुए फैंग चाओ ये चेन को धमकी देता है, मैं गारंटी देता हूं कि आज के बाद युन्जू में 4 स्टार से नीचे का कोई भी होटल या गेस्ट हाउस तुम्हें चेक इन नहीं करने देगा, तुम्हें सर छुपाने की जगह तक नहीं मिलेगी। वो एक स्टेप और आगे बढ़ता है और गंदे तरीके से मुस्कुराता है। उसके दिमाग में ये चैन के लिए सिर्फ नफरत है। वो मन ही मन कहता है, ये चैन, फ्यूचर में मैं ना सिर्फ तुम्हारी बीवी के साथ सोऊंगा बल्कि तुझ जैसे बच्चे को जमीन पर रेंगने और मुझसे भीख मांगने पर मजबूर कर दूंगा। तेरी औकात मैं तुझे दिखाऊंगा। फैंग चाओ की बात खत्म होते ही मानो जैसे कंपटीशन शुरू हो गया हो, एक और आदमी आगे आता है। सब लोग सुनिए, मैं जोंग वेई हूं, लू वाई लू, शान वाई शान और तियान कियान तियान रेस्टोरेंट्स का ओनर। वो अपनी पावर और एक्सपीरियंस दिखाते हुए कहता है, मैं पिछले 20 सालों से युन्जू के केटरिंग बिजनेस में हूं। मैं भी वैंग फैमिली का सपोर्ट करने के लिए तैयार हूं ताकि ये चैन की कमाई बंद की जा सके। इस शहर में खाना मिलेगा या नहीं ये मैं डिसाइड करूंगा। फिर वो कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, इस सर्कल में मेरे जितने कनेक्शंस हैं उसके दम पर मैं ये कह सकता हूं कि ये चैन युन्जू के किसी भी रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम काम भी नहीं कर पाएगा। वेटर बनना तो दूर, इसे झूठे बर्तन धोने का काम भी नहीं मिलेगा। अभी वो चुप हुआ ही था कि तभी माकुन, जो खुद को पीछे नहीं रखना चाहता था, वो भी आगे आता है और कहता है, छोटे भाई माकुन, जो युन्जू में त्वान त्वान डिलीवरी का जनरल एजेंट है, मैं भी ये चैन की लाइवलीहुड काटने में वैंग फैमिली का साथ दूंगा। वो ये चैन को सीधी वार्निंग देते हुए कहता है, ये चैन, अब फूड डिलीवरी करने के बारे में सोचना भी मत। सिर्फ हमारी त्वान त्वान डिलीवरी ही नहीं, तुम किसी और सर्विस के लिए भी डिलीवरी नहीं कर पाओगे। हर दरवाजा तुम्हारे लिए बंद हो चुका है। इतने सारे लोगों को अपने खिलाफ खड़ा देखकर ये चैन घबराता नहीं है, बल्कि आराम से काउंट करने लगता है। होटल, वेटर, फूड डिलीवरी, ये 2 इंडस्ट्रीज तो मुझे पूरी तरह ब्लैकलिस्ट कर चुकी हैं। इन्होंने पूरा जोर लगा दिया है। फिर वो मजाक उड़ाने वाले अंदाज में सवाल करता है, क्या और कोई इंडस्ट्री बची है? अगर है तो वो भी सामने आ जाए। ये सुनते ही एक आदमी आगे आता है और चिल्लाता है, मैं गोल्डन माइंड केटीवी का सीईओ हूं। तुम युन्जू के किसी भी केटीवी या बार में वेटर बनने का सपना भी मत देखना। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। ये सब सुनकर ये चैन जोर से हंसता है। उसे इनकी ये कोशिशें बच्चों का खेल लगती हैं। बहुत बढ़िया, क्या और कुछ भी है? सब एक साथ ही बोल दो। तभी शाओजे को कुछ याद आता है। उसे रियलाइज होता है कि ये चेन सिर्फ एक ऑर्डिनरी आदमी नहीं है। वो सोचता है, रुको, ये कमीना ये चेन लड़ने में बहुत तेज है। क्या ये बॉडीगार्ड बनने के लिए अप्लाई करेगा? अगर इसने ये किया तो हमारा प्लान फेल हो सकता है। वो सबको वार्न करते हुए कहता है, दोस्तों सावधान रहिए, ये चैंग ये जानवर कुंगफू जानता है और इसकी स्किल्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। मुझे लगता है ये युन्जू के अमीर लोगों के पास जाएगा और उनका प्राइवेट बॉडीगार्ड बनने के लिए अप्लाई करेगा। इस रास्ते को रोकना जरूरी है। फिर वो भीड़ से पूछता है, आप में से कौन इसका ये रास्ता भी बंद कर सकता है? कौन है जिसका इन्फ्लुएंस सभी अमीर लोगों पर चलता हो? ये सुनकर हॉल में अचानक शांति छा जाती है और लोग आपस में फुसफुसाने लगते हैं। युन्जू में तो बहुत सारे अमीर लोग हैं, कोई भी ये दावा नहीं कर सकता कि वो युन्जू के सभी अमीर लोगों को जानता है और उनके सामने अपनी चला सकता है ना? ऐसा कोई एक इंसान तो मुश्किल ही मिलेगा। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमारी नज़र एक सोफे पर बैठी एक बेहद खूबसूरत लड़की पर पड़ती है, जो इन सबसे बेखबर शान से बैठी थी। उसकी मौजूदगी ही बता रही थी कि वो इन सबसे अलग है। उस लड़की को देखते ही वैंग ज़ीचियांग के होश उड़ जाते हैं। वो दंग रह जाता है और मन में सोचता है, ये खूबसूरत लेडी कौन है? ये कब आई? मैंने नोटिस क्यों नहीं किया? अगले ही पल उसे एहसास होता है कि ये कोई मामूली मेहमान नहीं है और वो घबरा कर तेजी से आगे बढ़ता है। ओह, प्रेसिडेंट किन कब आई? मुझे माफ़ कर दीजिए कि मैंने डोर से आपका वेलकम नहीं किया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माँ कौन उसे पहचान नहीं पाता और हैरानी से पूछता है, प्रेसिडेंट वैंग, ये ब्यूटी कौन है? हमें भी इंट्रोड्यूस करवाइए। आखिर ये हैं कौन जिनके लिए आप इतने परेशान हो रहे हैं? ज़ीचियांग उसे घूरते हुए सोचता है, माँ कुन, तुम सच में युनजाओ में गवार ही रह गए हो। तुम इस लेडी को नहीं जानते। तुम्हारी इग्नोरेंस तुम्हें महंगी पड़ेगी। फिर वो सबको इंट्रोड्यूस कराते हुए गर्व से कहता है, ये हुआशेंग ग्रुप की फेमस वाइस प्रेसिडेंट है, किन होंगयांग। प्रेसिडेंट किन, इनका नाम ही काफ़ी है। नाम सुनते ही पूरे हॉल में हंगामा मच जाता है। सबके चेहरों पर शौक साफ दिखता है। क्या ये इतनी बड़ी ब्यूटी हुआशेंग ग्रुप की वाइस प्रेसिडेंट है?
लोग हैरानी से बातें करने लगते हैं। हालांकि हुआशेंग का प्रेसिडेंट हमेशा एक डिवाइन ड्रैगन की तरह रहा है, जिसकी सिर्फ परछाई दिखती है पर चेहरा नहीं। इसलिए मैंने सुना है कि प्रेसिडेंट किन की पावर बहुत ज्यादा है। कंपनी का असली चेहरा यही है। कोई दूसरा ऐड करता है, सही कहा, कंट्री ए में इंटरनेशनली जो हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस के बड़े ऑर्डर्स मिले थे वो सब इन्होंने पर्सनली साइन किए थे। ये कहा जा सकता है कि वो एक आदमी के नीचे पर 10,000 लोगों से ऊपर है। इनकी पावर का कोई मुकाबला नहीं। ये सारी बातें सुनकर ये चेन उस लड़की की तरफ देखता है। उसे याद आता है कि हुआशेंग ग्रुप तो उसकी ही प्रॉपर्टी है। वो मन ही मन सोचता है, ओह, मेरी कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट, मतलब ये मेरे लिए काम करती है। इधर वैंग ज़ीचियांग प्रेसिडेंट किन को इम्प्रेस करने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता। वो मक्खन लगाते हुए बड़ी शान से कहता है, वैसे तो युनजाओ में बहुत सारे अमीर लोग हैं। मेरी वैंग फैमिली ने काफ़ी लोगों से दोस्ती बनाई है, लेकिन हम मुश्किल से सिर्फ 2/3 लोगों को ही जानते हैं। फिर वो आगे कहता है, लेकिन अगर कोई एक ऐसा इंसान है जो युनजाओ के सभी अमीर लोगों को जानता है और उनके साथ अच्छे रिलेशंस रखता है, तो मुझे यकीन है कि पूरे युनजाओ में वो सिर्फ अकेले प्रेसिडेंट किन है। इनकी पहुंच सबसे ऊपर है। मा कुन भी तुरंत हाँ में हाँ मिलाता है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। प्रेसिडेंट किन की स्टनिंग ब्यूटी के साथ वो शायद वो चीज़ है जिन्हें युनजाओ के सारे अमीर लोग जानना चाहते हैं। ये सुनकर किन होंगयांग थोड़ा सार्कास्टिक हो जाती हैं। उन्हें ये चापलूसी पसंद नहीं आई। वो कहती हैं, तुम्हारी बातों से तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरा युनजाओ के सारे अमीर लोगों के साथ अफेयर चल रहा है। अपने शब्दों पर ध्यान दो। उसकी ये तीखी बात सुनकर माकुन घबरा जाता है और तुरंत माफी मांगने लगता है। सॉरी, मेरी जबान फिसल गई थी, मेरा वो मतलब नहीं था। लेकिन ऊपर से माफी मांगने के बावजूद माकुन मन ही मन कुछ और ही सोच रहा होता है। वो अपनी लार गटकते हुए गंदी सोच रखता है। इतनी बड़ी ब्यूटी का हुआशेंग का वाइस प्रेसिडेंट बनना, मुझे नहीं लगता कि इन्होंने कुछ तरीके यूज नहीं किए होंगे। जरूर कुछ तो गड़बड़ है। तभी ज़ीचियांग मौका देखते ही अपने मतलब की बात पर आता है। प्रेसिडेंट किन, प्लीज एक्शन लीजिए और इस ये चेन की कमाई काट दीजिए। आपका एक शब्द ही काफी होगा। साथ ही वो मन में कैलकुलेशन करता है, मेरी वैंग फैमिली ने हुआशेंग ग्रुप से 70 मिलियन की फाइनेंसिंग पाने के लिए हाल ही में इस वाइस प्रेसिडेंट किन को काफी सारे बेनिफिट्स दिए हैं। उम्मीद है वो हमारा साथ देंगी। इसी बीच किन होंगयांग अपने बैग से एक सिगरेट निकालती हैं और अपने होठों के बीच दबा लेती हैं। उनका अंदाज बिल्कुल बेपरवाह था। ये देखते ही वहां खड़े सारे मर्द पागलों की तरह अपने अपने लाइटर निकालकर आगे बढ़ते हैं ताकि वो सबसे पहले उनकी सिगरेट जला सके और उनकी नजरों में आ सके। लेकिन किन होंगयांग उन सबको ऐसे इग्नोर कर देती हैं जैसे वो वहां है ही नहीं। वो अपनी उंगली से इशारा करती हैं और भीड़ में खड़े ये चेन को आवाज देती हैं, इधर आओ। ये देखकर ये चेन मन में सोचता है, मेरी कंपनी की ये वाइस प्रेसिडेंट जिससे मैं कभी मिला नहीं हूं, ये थोड़ी इंटरेस्टिंग है। बाकी सबको छोड़कर मुझे बुला रही है। फिर वो पूछता है, तुम्हें क्या चाहिए? किन होंगयान सीधा ऑर्डर देती हैं, तुम मेरे लिए सिगरेट जलाओ। ये सुनते ही सभी लोग दंग रह जाते हैं। वो आपस में फुसफुसाते हैं, प्रेसिडेंट किन ने एक्चुअली उस यूजलेस कचरे को अपनी सिगरेट जलाने के लिए कहा। हम सब यहाँ खड़े हैं और उन्होंने उसे चुना। मुझे समझ नहीं आ रहा उस बेकार कचरे के पास ऐसी क्या खासियत या टैलेंट है। शायद वो उसे नीचा दिखाना चाहती हैं। लेकिन सबको हैरान करते हुए ये चंद सीधा मना कर देता है, मेरे पास लाइटर नहीं है। लोग फिर से शॉक हो जाते हैं, लाइटर नहीं है? यहाँ इतने सारे लाइटर्स मौजूद हैं, क्या तुम्हें मांगना नहीं आता? ये एक्चुअली पब्लिकली युनजाओ की वेल्दी सर्कल की टॉप गॉडेस किन होंगयान को मना कर रहा है। इसकी हिम्मत तो देखो। ये सुनते ही किन होंगयान अपनी जगह से खड़ी हो जाती हैं और येचन के पास आती हैं। उनके चेहरे पर गुस्सा नहीं बल्कि कुछ और ही था। वो उसके बिल्कुल करीब आकर पूछती हैं, नाम? और ये बात सुनकर येचन पूछता है, क्या नाम? किन होंगयान फिर से जोर देकर कहती हैं, तुम्हारा नाम। येचन थोड़ा इरिटेटेड टोन में कहता है, क्या तुम्हें सुनाई कम देता है? क्या अभी वांग जीचैंग ने नहीं कहा कि मेरा नाम येचन है? तुम्हें बार बार पूछने की क्या जरूरत है? ये सुनकर वांग जीचैंग गुस्से में चिल्लाता है, बैस्टर्ड, तुम्हें प्रेसिडेंट किन से बदतमीजी करने की परमिशन नहीं है, अपनी हद में रहो। लेकिन किन होंगयान हाथ उठाकर उसे शांत रहने का इशारा करती हैं। उन्हें येचन का ये एटीट्यूड पसंद आ रहा था। वो येचन की ओर करीब आती हैं, इतना करीब कि उनके बीच फासला ना के बराबर रह जाता है। वो अपना हाथ येचन के सीने पर रखती हैं और कहती हैं, येचन, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारा सरनेम वही है जो हमारे हुआसिंग ग्रुप के नए अपॉइंट हुए प्रेसिडेंट का है, मैं तुम्हें बचने का एक रास्ता देना चाहती हूँ। इस कोइंसिडेंस का फायदा उठाओ। वो उसे ऊपर से नीचे तक देखती हैं और धीरे से कहती हैं, ध्यान से देखने पर तुम एक्चुअली दिखने में काफी अच्छे लगते हो। तुम्हारे अंदर कुछ बात तो है। फिर वो एक ऐसा ऑफर देती हैं जिसने सबको हिलाकर रख दिया। मेरी रिक्वेस्ट सुनो और फिर मैं तुम्हें अपना पर्सनल बॉडीगार्ड बनने दूंगी। कैसा लगा? ये सुनते ही पूरे हॉल में हंगामा मच जाता है। लोग चीख पड़ते हैं, प्रेसिडेंट किन उस लड़के येचन को बचाने की कोशिश कर रही हैं। क्यों? हम उसे बर्बाद करना चाहते हैं और ये उसे जॉब दे रही हैं। इतनी बड़ी ब्यूटी का पर्सनल बॉडीगार्ड बनना, क्या इस प्रेसिडेंट किन का दिल उस लड़के पर आ गया है? ये तो किस्मत पलटने वाली बात हो गई। दूर खड़ी जायाओ ये सब देखकर गुस्से और कंफ्यूजन में जल भुन जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिस आदमी को वो निकालना चाहती थी उसे इतनी बड़ी लेडी क्यों बचा रही है। वो सोचती है, इस किन होंगयान का मतलब क्या है। और गाइज, चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है और तब तक के लिए बाय बाय। Shop accessories and get up to 25% off on your first order on Meesho. Download now.
तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, माहौल काफी गर्म था और बात सीधा ये चन के फ्यूचर पर आ चुकी थी। किन होंगयान अपनी पोजीशन का पूरा फायदा उठाते हुए ये चन के सामने एक ऑफर रखती है। ये चन, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारा सरनेम वही है जो हमारे हुआशेंग ग्रुप के न्यूली अपॉइंटेड प्रेसिडेंट का है, मैं तुम्हें बचने का एक चांस देना चाहती हूं। और वो उसे ऊपर से नीचे तक जज करती है और कहती है, ध्यान से देखने पर तुम एक्चुअली लुक्स में काफी अच्छे हो, मेरी रिक्वेस्ट सुनो और फिर मैं तुम्हें अपना पर्सनल बॉडीगार्ड बनने दूंगी। कैसा लगा? ये सुनते ही पूरे हॉल का एनवायरनमेंट बदल जाता है और हंगामा मच जाता है। लोगों के दिमाग में अलग अलग सवाल उठने लगते हैं और वो चीख पड़ते हैं। प्रेसिडेंट किन उस लड़के ये चन को बचाने की कोशिश कर रही हैं। क्यों? बात यही नहीं रुकती, बल्कि लोग और गहराई में सोचने लगते हैं। इतनी बड़ी ब्यूटी का पर्सनल बॉडीगार्ड बनना, क्या इस प्रेसिडेंट किन का दिल उस लड़के पर आ गया है? जहां भीड़ हैरान थी, वहीं दूर खड़ी जिया याओ का गुस्सा 7वें आसमान पर था। ये सब देखकर वो कंफ्यूजन और जेलसी में जल भुन जाती है। उसके दिमाग में बस यही चल रहा था, इस किन होंगयान का मतलब क्या है? और इसी हंगामे के बीच जी चियांग के दिमाग की घंटी बजती है। वो अचानक शॉक होकर रियलाइज करता है कि नए प्रेसिडेंट का सरनेम भी वही है जो इस लड़के का है। वो बिना वक्त गंवाए तुरंत पूछता है, हुआशेंग ग्रुप के नए प्रेसिडेंट का सरनेम भी ये है? अपनी क्यूरियोसिटी को वो कंट्रोल नहीं कर पाता और बात को कंफर्म करने के लिए आगे कहता है, प्रेसिडेंट किन, क्या मैं जान सकता हूं कि प्रेसिडेंट ये का पूरा नाम क्या है? जी चियांग का ये सीधा सवाल सुनकर किन होंगयान थोड़ा डिफेंसिव हो जाती है। सच्चाई ये थी कि उन्हें खुद ये बात नहीं पता थी, पर वो अपनी इग्नोरेंस को छुपाते हुए और कॉन्फिडेंट दिखते हुए कहती है, सॉरी प्रेसिडेंट, ये अभी के लिए नहीं चाहते कि ज्यादा लोग उनके बारे में जाने। पर बाहर से कॉन्फिडेंट दिखने वाली किन होंगयान अंदर ही अंदर डर रही थी और सोचती है, मुझे खुद उस मिस्टीरियस नए प्रेसिडेंट का नाम नहीं पता, अगर इन्हें पता चल गया तो मजाक बन जाएगा। उसकी ये हालत और कॉन्फिडेंस का नकाब देखकर ये चन मन ही मन मुस्कुराता है और सोचता है, इसे पक्का मेरी आइडेंटिटी नहीं पता, वरना ये मुझसे थोड़ी देर पहले सिगरेट जलवाने को नहीं कहती। सिचुएशन को समझते हुए ये चन सीधा सवाल करता है, प्रेसिडेंट किन, आप मेरी रोजी रोटी का इंतजाम कैसे करने का प्लान रखती हैं? इस पर किन होंगयान बिना किसी लिहाज के एक शर्त रखती है और कहती है, जब तक तुम घुटनों पर बैठकर ओल्ड मैडम वैंग शाओजिए और अपनी पत्नी से अलग अलग माफी नहीं मांग लेते, मैं बीच में आकर तुम्हें बचाने को तैयार हूँ। उसके बाद मैं तुम्हें अपना पर्सनल बॉडीगार्ड हायर कर लूंगी, साल की 2 लाख सैलरी पर। उनका ये ऑफर सुनते ही वहां खड़े लोगों के बीच बातें शुरू हो जाती हैं। लोग आपस में फुसफुसाने लगते हैं, प्रेसिडेंट किन उस लड़के ये चेन को बचाने की कोशिश कर रही हैं। क्यों? कोई हैरानी से कैलकुलेशन लगाते हुए कहता है, सिर्फ झुककर गलती मांगने से ब्लैकलिस्ट होने से बच जाएगा और प्रेसिडेंट किन जैसी ब्यूटी का पर्सनल बॉडीगार्ड भी बनेगा। ये कमीना तो पक्का हाँ कर देगा। ये सब सुनकर दूर खड़ी जिया याओ का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो जल भुनकर सोचती है, इस औरत को क्या हुआ है? ये लगातार ये चन को घुरे जा रही है। वो तुरंत अपनी दादी के पास जाकर कंप्लेन करती है, दादी, प्रेसिडेंट किन आपके अगेंस्ट जाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन ओल्ड मैडम वैंग का रिएक्शन बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होता है। गुस्सा होने के बजाय वो किन होंगेन की चालाकी से इंप्रेस होकर कहती हैं, ये औरत बहुत हाई लेवल की प्लेयर है। कोई हैरानी नहीं कि ये इतनी कम उम्र में हुआशेंग की वाइस प्रेसिडेंट है। वो जिया याओ का सिचुएशन समझाते हुए बोलती हैं, देखो, ये आसानी से किसी को नाराज नहीं करती और ये किसी भी मर्द को अपना दीवाना और थैंकफुल बना सकती है। अब सबको लगता है कि ये चैन इस गोल्डन ऑफर को हाथों हाथ ले लेगा, लेकिन तभी ये चैन का चेहरा बिल्कुल ठंडा पड़ जाता है और वो बिना किसी हिचकिचाहट के सीधा जवाब देता है, मैं मना करता हूं। उसका ये 2 तुक जवाब सुनते ही जिया याओ की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। किन होंगे उनको अपने कानों पर यकीन नहीं होता। वो गुस्से और फ्रस्ट्रेशन से चिल्ला पड़ती है, तुम वो बात दोबारा कहो। उसके दिमाग में ये बात हजम नहीं हो रही थी और वो सोचती है, इस छोटे से घर जवाई ने एक्चुअली मुझे सबके सामने मना कर दिया। तभी अचानक सीन पलट जाता है। ये चैन तेजी से आगे बढ़ता है और किन होंगेन के बिल्कुल पास पहुंचकर उनका कान पकड़ लेता है। वो उनके कान को खींचते हुए जोर से चिल्लाता है, मैंने कहा मैं मना करता हूं। और ये देखकर किन होंगयान दर्द से चीख पड़ती हैं। आह! उनका कान सुन पड़ जाता है और चेहरे पर दर्द और शर्म दोनों एक साथ दिखाई देते हैं। ये बदतमीजी देखकर के जी चियांग आपे से बाहर हो जाता है और ये चन पर उंगली उठाकर चिल्लाता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई प्रेसिडेंट किन पर हाथ उठाने की? लेकिन ये चन बिल्कुल रिलैक्स्ड होकर अपनी हरकत को जस्टिफाई करते हुए मजाक उड़ाते हुए कहता है, मुझे लगा प्रेसिडेंट किन को कम सुनाई देता है, इसलिए मैंने बिल्कुल उनके कान के पास जाके बोला। अपनी बेइज्जती होते देख किन होंगयान का गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो जाता है। वो ये चन को घूरते हुए चैलेंज करती है,
अच्छा, बहुत अच्छा। ये चैन, तुम में हिम्मत तो है। और वो मन में गुस्से से उबलते हुए सोचती है, इस घर जवाई को नहीं पता कि इसके लिए क्या सही है। अब बात सीधा धमकी पर आ जाती है। वो ओल्ड मैडम की तरफ मुड़कर सबके सामने अनाउंस करती है, ओल्ड मैडम वैंग, मैं किन होंग्यान, हुआशेंग ग्रुप की वाइस प्रेसिडेंट, वैंग फैमिली को सपोर्ट करने के लिए तैयार हूं और मैं युंजू में ये चैन के सर्वाइव करने के सारे रास्ते ब्लॉक कर दूंगी। जैसे ही ये फाइनल अनाउंसमेंट होती है, वहां खड़े गेस्ट्स ये चैन पर हंसने लगते हैं। एक आदमी ताना मारता है, ये चैन तो बेकार कचरे के ढेर, अब तो बॉडीगार्ड भी नहीं बन सकता। दूसरा आदमी भी हंसती हुई आग में घी डाल देता है और फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हुए कहता है, आगे चलकर तेरे पास युंजू में जिंदा रहने का कोई चांस नहीं होगा। ये सब देखकर जिया याओ मन ही मन सेटिस्फैक्शन महसूस करती है और कहती है, तूने ये सब खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारकर किया है। मैंने तेरे साथ जो भी किया, तुझे बस वो सब चुपचाप से सहना चाहिए था। और ये सब सुनने के बाद जब सबको लगा कि ये चैन हार मान लेगा, वो किन होंग्यान से एक टेक्निकल सवाल करता है, किन होंग्यान, क्या मैं पूछ सकता हूं कि आपने जो अभी कहा वो आपका पर्सनल डिसीजन है या हुआशिंग ग्रुप का? किन होंग्यान बिना हिचकिचाहट पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देती है, बिल्कुल, ये दोनों का डिसीजन है। इस पर ये चैन उन्हें लॉजिक के जाल में घेर लेता है और कहता है, आप हुआशिंग ग्रुप की वाइस प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट नहीं, तो आपको हुआशिंग ग्रुप का स्टैंस रिप्रेजेंट करने का क्या हक है? ये चैन की ये लॉजिकल बात सुनते ही भीड़ में खुशफुश शुरू हो जाती है। लोग रियलाइज करते हैं कि बात में दम है और कहने लगते हैं, सही बात है, प्रेसिडेंट किन की पोजीशन हुआशिंग ग्रुप में सबसे हाई नहीं है। कोई दूसरा गेस्ट लीगल एंगल से कहता है, लॉजिकली देखा जाए तो वो प्रेसिडेंट के बिहाफ पर डिसीजन नहीं ले सकती। तीसरा आदमी जोड़ता है, वैसे भी उनका आपस में कोई गहरा रिश्ता थोड़ी है। लोगों की ये बातें सुनकर किन होंग्यान को लगता है कि वो फंस रही है। खुद को बचाने के लिए और अपनी इज्जत रखने के लिए वो एक बड़ा झूठ बोलने का फैसला करती है और कहती है, ठीक है, मैं ओरिजिनली ये नहीं कहना चाहती थी, लेकिन क्योंकि तुम आज सच जानकर मरना चाहते हो तो मैं तुम सबको बता देती हूँ। असल में हुआशिंग ग्रुप के नए अपॉइंट हुए प्रेसिडेंट ये मेरे लवर हैं। ये सुनते ही असली प्रेसिडेंट ये यानी कि ये चैन का दिमाग हिल जाता है। वो हैरानी से सोचता है, डैम इट, मैं तुम्हारा किन होंग्यान का लवर कब बना? उसके मुंह से शॉक में निकलता है, क्या? किन होंग्यान अपनी झूठी कहानी पर टिकी रहती है और बात पर जोर देकर कहती है, मैंने कहा प्रेसिडेंट ये मेरे लवर है। ये चैन ये बात सुन के मन में कहता है, मेरे मुंह पर मुझे अपना लवर बताते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? और किन होंग्यान की इस बॉम्बशेल रेवलेशन को सुनते ही वहां खड़े गेस्ट्स के बीच खुसफुस शुरू हो जाती है और सब हैरानी से एक दूसरे को देखने लगते हैं। लोग आपस में कनेक्ट करते हुए बातें करते हैं, वो मिस्टीरियस प्रेसिडेंट ये असल में प्रेसिडेंट किन के बॉयफ्रेंड है। तभी तो वो अचानक युंजू में टपक पड़े। भीड़ में से एक शख्स अग्री करते हुए कहता है, प्रेसिडेंट किन के लायक कोई इंसान प्रेसिडेंट ये के लेवल का डोमिनेटिंग प्रेसिडेंट ही हो सकता है। एक परफेक्ट मैच। ये बात सुनकर दूसरा आदमी ये चैन का मजाक उड़ाते हुए कंफर्म करता है, कचरा ये चैन, वो दोनों लवर्स हैं, एक कपल हैं, तो जाहिर है वो प्रेसिडेंट ये और पूरे हुआशिंग ग्रुप को रिप्रेजेंट कर सकती हैं। तीसरा आदमी जुड़ता है और वार्निंग देता है, बिल्कुल सही, प्रेसिडेंट किन की काबिलियत पर सवाल उठाने की हिम्मत करके तू मौत को दावत दे रहा है। और किन होंग्यान की बात सुनते ही जी चियांग के चेहरे पर एक बड़ी राहत दिखाई देती है। वो तुरंत मस्का लगाते हुए कहता है, प्रेसिडेंट किन, आपने ये पहले क्यों नहीं बताया? अगर प्रेसिडेंट ये आपके लवर हैं तो हम चैन की सांस ले सकते हैं। जी चियांग मन ही मन हिसाब लगाता है और खुशी से फूला नहीं समाता। वांग फैमिली ने पहले ही किन होंग्यान को पैसे खिला दिए हैं। क्योंकि किन होंग्यान प्रेसिडेंट ये की लवर है तो वो 70 मिलियन की फाइनेंसिंग तो समझो पक्की हो गई। तभी किन होंग्यान थोड़ा शर्माते हुए और अपने झूठ को कवर करने की कोशिश करती है। वो बात को संभालते हुए कहती है, मेरे बॉयफ्रेंड अपने काम को लेकर बहुत सीरियस है। वो हमेशा वर्क और पर्सनल लाइफ को बिल्कुल अलग रखते हैं। बात यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि वो आगे बढ़कर भीड़ से रिक्वेस्ट करती है ताकि ये झूठ पकड़ा ना जाए। इसलिए मैं होप करती हूँ कि आप सब इस बात को सीक्रेट रखने में मेरी हेल्प करेंगे। किन होंग्यान का ये नाटक देखकर ये चैन को अंदर ही अंदर हंसी आ जाती है। वो सिचुएशन की आयरनी को समझते हुए मन में सोचता है, ये औरत, पहले तो इसने बड़ी शान से शो ऑफ किया, लेकिन अब इसे डर लग रहा है कि कहीं बाकी लोग ये बात बाहर लीक ना कर दें, इसलिए इसने अब ये सीक्रेसी वाला बहाना बनाया है। उसे हंसता देख किन होंग्यान को अपनी इंसल्ट महसूस होती है। वो इरिटेट हो जाती है और पूछती है, तुम हंस किस बात पर रहे हो? ये चैन उसे रियलिटी चेक देने के लिए टॉन्ट मारते हुए कहता है, मैंने सुना है कि प्रेसिडेंट ये ना सिर्फ बेहद अमीर हैं, बल्कि हैंडसम और टैलेंटेड भी हैं। हालांकि ये प्रेसिडेंट किन थोड़ी बहुत गुड लुकिंग है, पर सवाल यह है कि क्या वो प्रेसिडेंट ये की चॉइस होंगी? शायद नहीं, है ना? ये सुनते ही किन होंग्यान की ईगो हर्ट हो जाती है और वो और ज्यादा फेंकना शुरू कर देती है। वो अकड़ कर अपनी इंपॉर्टेंस दिखाते हुए बोलती है, प्रेसिडेंट ये को भी मुझसे पहली नजर में ही प्यार हो गया था। उन्होंने साउथ ईस्ट एशिया में एक पूरा आइलैंड रेंट पर लिया, एक शानदार कन्फेशन सेरेमनी अरेंज की और बेग करते हुए मुझसे उनकी गर्लफ्रेंड बनने की रिक्वेस्ट की। भीड़ ये सुनकर वाव करती है और पूरी तरह से इंप्रेस हो जाती है। लेकिन असली प्रेसिडेंट होने के नाते ये चैन ये सुनकर शॉक हो जाता है और सोचता है, तुम औरत सच में स्टोरीज बनाना अच्छे से जानती हो।
फिर वो इस पॉइंटलेस डिस्कशन से थक कर कहता है, रहने दो, मैं तुमसे अब और आर्ग्यू नहीं करना चाहता। इस पॉइंट पर ये चेन अपना ध्यान हटाता है और सीधा जायाओ की तरफ मुड़ता है और अपना फाइनल डिसीजन सुनाता है। जायाओ, चलो अभी सिविल अफेयर्स ब्यूरो चलते हैं डिवोर्स का प्रोसेस शुरू करने के लिए। ये बात सुन के जायाओ भी बराबर गुस्से में जवाब देती है, ठीक है चलो। लेकिन तभी शाओजी उनका रास्ता रोक लेता है। वो उन्हें इतनी आसानी से जाने नहीं देना चाहता और मॉकिंग टोन में कहता है, इतनी जल्दी मत करो, बर्थडे बैंक्वेट खाने के बाद चले जाना। जब हम थोड़ी देर में फीस्ट शुरू करेंगे तो दरवाजे पर तुम्हारे लिए भी एक बोर्ड रख देंगे। आखिरकार खाना खाने के बाद तुम्हें युनजाओ से गेट आउट जो होना है। फिर शाओजे माकुन की तरफ मुड़ता है और पुराने किस्से को याद करते हुए कहता है, मुझे अभी भी बॉस माँ को थैंक यू बोलना है। वो बाहर वाला सीन जहां तुमने ये चैन के कपड़े उतरवाए थे वो क्लासिक था, बिल्कुल किसी डॉग को ट्रेन करने जैसा। माकुन भी अपनी तारीफ सुनकर खुश हो जाता है और कहता है, यंग मास्टर वांग कुछ ज्यादा ही पोलाइट हो रहे हैं। अगर मुझे पता होता तो मैं यंग मास्टर वांग से पहले ही रिकॉर्ड करने को कह देता। आगे चलकर जब आप बोर होते तो उसे देखकर कुछ स्ट्रेस कम कर सकते थे। वो एक शैतानी स्माइल के साथ ऐड करता है, आखिरकार इस तरह की डॉग ट्रेनिंग वाली वीडियो बहुत रेयर होती है। इन दोनों की बदतमीजी और हद से ज्यादा एरोगेंस सुनकर ये चेन का दिमाग पूरी तरह घूम जाता है। वो मन में एक फाइनल फैसला कर लेता है, माकुन का काम अभी के अभी तमाम करना पड़ेगा। इसके आगे और कोई सुनवाई नहीं होगी। बिना एक सेकंड भी वेस्ट किए वो तुरंत अपना फोन निकालता है और एक खास नंबर डायल करता है। उधर से वही ओल्ड मैन की रिस्पेक्टफुल आवाज आती है, थर्ड यंग मास्टर। अपने स्मार्टफोन को क्लीन रखना उसकी आती है, थर्ड यंग मास्टर। ये चेन बिना वक्त गवाए अपने टारगेट को कंफर्म करने के लिए पूछता है, वहां वो आदमी है जो फूड डिलीवरी का काम करता है और हमेशा मेरे दादाजी को खाना खिलाने की जिद करता रहता है। उसका नाम क्या था भला? मुझे याद नहीं आ रहा। फोन पर वो ओल्ड मैन तुरंत डिटेल्स कंफर्म करता है, क्या आप ट्वान ट्वान डिलीवरी के सीईओ वू शिया होंग की बात कर रहे हैं? नाम सुनते ही ये चेन सीधा हुक्म देता है, राइट वही है वो। उसे अभी कांटेक्ट करो और कहो कि वो युनजू में ट्वान ट्वान डिलीवरी की एजेंसी को इमीडिएट इफेक्ट से रिवोक कर दे। ये सुनते ही पास खड़े सब लोग शॉक हो जाते हैं। उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं होता कि ये लड़का किस लेवल की बात कर रहा है और किसे ऑर्डर दे रहा है। फोन पर वो ओल्ड मैन बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है, जी वो हमेशा से ओल्ड मास्टर को जानना चाहते थे और उनके कांटेक्ट में आना चाहते थे, तो वो आपके लिए ये काम करके जरूर खुश होंगे। सोचा जाए तो उनकी नेटवर्थ अब 50 बिलियन से ज्यादा है, तो वो ओल्ड मास्टर के साथ खाना खाने के लायक है। ये सुनकर ये चेन थोड़ा इंप्रेस होकर एक सीनियर की तरह कहता है, इस बच्चे ने पिछले कुछ सालों में काफी अच्छी प्रोग्रेस कर ली है। किसी और दिन उसकी मेरे साथ मीटिंग फिक्स करो, मैं उसे ट्रीट दूंगा। ओल्ड मैन तुरंत आज्ञा मानता है, जी यंग मास्टर। जैसे ही ये चैन फोन कट करता है वहां एक पल के लिए सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि लोगों को समझ नहीं आता कि ये सच था या कोई मजाक। लेकिन अगले ही पल शाओजे जोर जोर से हंसने लगता है, जैसे उसने सदी का सबसे बड़ा जोक सुन लिया हो। ये चेन तुम किस तरह का ड्रामा कर रहे हो? बॉस माँ की एजेंसी रिवोक करवाना? तुम अपने आप को समझते क्या हो? माकुन भी ये चेन को नीचा दिखाते हुए उसकी औकात याद दिलाता है और कहता है, बच्चे तुम्हें शो ऑफ करने के लिए सही टाइम चुनना चाहिए। क्या तुम्हारी ये फेक बातें यहां काम आएंगी? तुम जैसे लूजर से कौन डरेगा भला? बात यही नहीं रुकती, माकुन आगे बढ़कर ये चिन के दादा की इंसल्ट करता है। तुम्हारा दादा बस एक फार्मर है, सीईओ वू के पास हजारों करोड़ की वेल्थ है। तुम अपने दादा को उनके साथ खाना खिलाओगे? तुम साले किसी सपने में जी रहे हो। जियायाओ भी गुस्से से ये चिन को घूरती है। उसे लगता है कि ये सब बस अटेंशन पाने के लिए है, और वो कहती है, डिस्गस्टिंग लगता है मुझे। अगर तुम्हारे पास कैपेबिलिटी नहीं है तो नहीं है, ये ड्रामा क्यों करना? लेकिन इधर साइड में खड़ी किन होंगयान की आंखें ये चेन पर टिकी होती हैं। वो बाकियों की तरह हंस नहीं रही थी, बल्कि कुछ गहरा सोच रही होती है। तभी अचानक माहौल को चीरते हुए माकुन का फोन बज उठता है, और तभी माकुन स्क्रीन देखता है और एक्साइटेड होकर चिल्लाता है, ये तो सीईओ वू है। वो तुरंत फोन उठाता है और मक्खन लगाना शुरू कर देता है। सीईओ वू, मैं बस पिछले कुछ दिनों से आपको कॉल करने का ही सोच रहा था ताकि कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल पर बात हो सके। लेकिन फोन के दूसरी तरफ से सीईओ वू की गुस्से भरी आवाज आती है, जो सारे इल्यूजन्स तोड़ देती है। मैं स्पेसिफिकली तुम्हें यह बताने के लिए कॉल कर रहा हूं कि यूनजू में तुम्हारी एजेंसी की क्वालिफिकेशन रिवोक कर दी गई है। ये सुनते ही माकुन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे समझ नहीं आता कि ये क्या हुआ, और वो गहरे शौक में आ जाता है, जैसे उसकी दुनिया ही हिल गई हो। और वो सदमे में सोचता है, मेरी एजेंसी कैंसिल हो गई। हालत ये हो जाती है कि घबराहट के मारे उसके पसीने छूटने लगते हैं, और वो घबराकर आसपास देखता है। मन ही मन सोचता है, नहीं ये नहीं हो सकता। यहाँ पार्टी में इतने सारे लोग देख रहे हैं, खासकर किन होंगयान, मैं उन्हें ये पता नहीं चलने दे सकता। उस वक्त उसके दिमाग में डर बैठ जाता है कि अगर सच बाहर आ गया तो अंजाम बहुत बुरा होगा।
वरना मेरी हालत तो उस ये चैन से भी ज्यादा बुरी हो जाएगी जिसे बर्थडे पार्टी से एक आवारा कुत्ते की तरह निकाल दिया जाएगा। इसलिए अपनी बची कुची इज्जत बचाने के लिए माकुन तुरंत चेहरे पर झूठी हंसी लाता है और जोर से बोलता है ताकि सब सुन सके। शुक्रिया सीईओ वू, मैं बस यही कह रहा था कि हमारी दोस्ती को देखते हुए हमें डेफिनेटली साथ काम करना जारी रखना चाहिए। मैंने इस बार आपके लिए रिन्यूअल फी भी रेडी कर ली है, पूरे 8 मिलियन। लेकिन सीईओ वू वहां से जवाब देते हैं, माफ करना बॉस माँ, लेकिन हमारी कंपनी ने फैसला किया है कि हम मेन ऑफिस से किसी को युंझो में डिलीवरी संभालने के लिए भेजेंगे। हमें अब एजेंट्स की जरूरत नहीं है। माकुन अभी भी एक्टिंग करते हुए अपनी घबराहट छुपाने की कोशिश करता है और कहता है, कोई बात नहीं, जब हम मिलेंगे तो पूरी रात ड्रिंक करेंगे। ये सुनकर सीईओ वू का पारा चढ़ जाता और वो भड़क जाते हैं। क्या तुमने साफ साफ नहीं सुना मैंने क्या कहा? तुम्हारी एजेंसी छीन ली गई है, अब कितना भी पैसा खर्च कर लो सब बेकार है। अब तक माकुन के चेहरे पर डर साफ दिखने लगता है, पसीना टपक रहा होता है, लेकिन वो अपनी एक्टिंग नहीं छोड़ता और जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है सीईओ वू, प्लीज आप टेंशन न लें, हम आगे डेफिनेटली एक अच्छा काम करेंगे। इस हद तक झूठ और नौटंकी सुनकर सीईओ वू अब पूरी तरह चिढ़ जाते हैं और चिल्लाते हैं, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम फालतू सवालों के जवाब क्यों दे रहे हो? खैर, अगले महीने जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा हमारा मेन ऑफिस किसी को वहां भेजेगा। और इतना कहकर फोन कट हो जाता है। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब फोन कटने के बाद भी माकुन हवा में बात करते हुए कहता है, ठीक है सीईओ वू, जब मिलेंगे तब बात करेंगे। ये सारा नाटक देखकर ये चिन थोड़ा हैरान होता है। उसे समझ नहीं आता कि ये क्या चल रहा है और सोचता है, क्या बटलर फैंग ने अभी तक वू शियाहुंग को मैसेज नहीं दिया? तभी शाओजे, जो इस पूरी सच्चाई से अनजान था, माकुन के पास आते हुए पूछता है, बॉस माँ, अभी आपकी फोन कॉल सुनकर ऐसा लग रहा है कि रिन्यूअल का मैटर सेटल हो गया है। माकुन, जो अंदर से टूट चुका है, बाहर से कॉन्फिडेंट दिखते हुए झूठ बोलता है, हाँ बिल्कुल, बहुत ही अच्छा रहा सब कुछ। हाँ बिल्कुल, बहुत ही अच्छा रहा सब कुछ। शाओजी खुश होकर अपना ग्लास उठाता है और जश्न मनाते हुए कहता है, आइए बॉस माँ, मैं आपके लिए टोस्ट करता हूँ और दुआ करता हूँ कि आपके पास पैसों की बारिश होती रहे। माकुन ग्लास मुंह से लगाता है और एक सांस में पी जाता है, लेकिन पीते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो मनी मन रोता है, शुक्रिया यंग मास्टर वोंग। ये चंद दूर से ये सब देख रहा होता है और नोटिस करता है, माकुन की आंखों में आंसू। वहीं दूसरी तरफ शाओजी उसे तारीफ करते हुए कहता है, बॉस माँ तो सच में दिलदार हैं, एक बार में ही पूरा पी गए। लेकिन किन होंगयान उसके आंसू देख लेती है और हैरानी से पूछती हैं, बॉस माँ आप रो क्यों रहे हैं, आप ठीक तो है ना? पकड़े जाने के डर से माकुन जल्दी से बहाना बनाता है, मैं ठीक हूं, बस वो कड़वी ड्रिंक गले में लग गई थी इसलिए आंखें भर आई। अब ये चैन से रहा नहीं जाता, वो आगे आता है और सीधा बोलता है, बॉस माँ, बड़ी बड़ी बातें करना भी मौके पर डिपेंड करता है। यहाँ ये नाटक करके क्या फायदा? किसे पता नहीं चल रहा कि तुम एक्टिंग कर रहे हो। तुम सबको ये बताने की हिम्मत क्यों नहीं करते कि तुम्हारी एजेंसी पहले ही कैंसिल हो चुकी है? ये सुनते ही माकुन का गुस्सा फट पड़ता है। वो मन ही मन सोचता है, इस लड़के ने तो मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी और उसे जमीन पर कुचल दिया। अपनी बची कुची इज्जत बचाने के लिए वो चिल्लाकर कहता है, तो क्या हुआ अगर वो खत्म हो गई? मेरी एजेंसी इसलिए गई क्योंकि कंपनी अब खुद कंट्रोल लेना चाहती है। ये सब तुम्हारे जैसे बेकार इंसान की वजह से नहीं हुआ है। माकुन के इस गुस्से पर ये चैन बस हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, अगर तुम्हें लगता है कि मैंने ये नहीं किया तो ये भी ठीक है। वैसे भी मैं एक और दुश्मन बनाने की तकलीफ नहीं उठाना चाहता। और ये बात सुन के माकुन का ईगो हर्ट हो जाता है। वो गुस्से में कहता है, तुम अपने आप को समझते क्या हो? तुम्हारी औकात ही क्या है एक गंदे डिलीवरी वाले के अलावा? इस बहस के बाद माहौल गर्म हो जाता है और गेस्ट्स आपस में बातें करने लगते हैं। कोई कहती है, माकुन की एजेंसी छीनते ही ये चैन का कनेक्शन तो नहीं? तो कोई दूसरा कहता है, अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो तो बस एक छोटा सा घर जमाई है। लेकिन कुछ लोग डरते हुए सोचते हैं, लेकिन अगर ये सच हुआ तो? अगर हमने इसका मजाक उड़ाया तो क्या होगा? तभी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए जिया याओ की मां बीच में आती है और सबको चुप कराते हुए कहता है, आप सब लोग टेंशन मत लीजिए। बॉस मां के साथ जो हुआ उसका इस बेकार दामाद से कोई लेना देना नहीं है। इसका परिवार गांव से है, इसका दादा एक किसान है। ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि ये सीईओ वू को जानता हो जो इतनी दूर रहते हैं। ये बात सुन के वैंग फैमिली के बाकी लोग भी हाँ में हाँ मिलाते हैं। सही बात है, ये बेकार इंसान पिछले 3 साल से हमारे परिवार में घर जमाई बनकर रह रहा है। अगर ये सच में इतने बड़े लोगों को जानता तो क्या ये 3 साल तक खुशी खुशी कुत्ता बनकर रहता? एक और रिश्तेदार बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है, बिल्कुल, अमीर घर के लड़के तो नाजुक होते हैं, वो थोड़ी सी भी तकलीफ नहीं झेल सकते, तो वो 3 साल तक घर जमाई बनकर कैसे रह सकते हैं? ये तो सच में बहुत फनी बात है। इसी बीच ओल्ड मैडम वैंग सिक्योरिटी को इशारा करती है और उसके बाद गार्ड्स माकुन को घेर कर उसे बाहर निकालने लगते हैं। एक बॉडीगार्ड कहता है, मिस्टर मा, प्लीज इस तरफ आइए।
लेकिन माकुन अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाता और चिल्लाते हुए कहता है, अरे सुनो, मैं तो वो पुरानी वाइन लाया था। लेकिन बॉडीगार्ड उसे वाइन वापस पकड़ते हुए कहता है, प्लीज अपनी ये वाइन वापस ले जाइए। माकुन चिल्लाता रह जाता है, रुको ओल्ड मैडम वैंग, प्रेसिडेंट वैंग, लेकिन उसे वहां से निकाल दिया जाता है। अंत में ये तमाशा देखकर ये चेन मन ही मन सोचता है, ये वैंग फैमिली और इस सोसाइटी के लोग ये सब के सब कितने मतलबी हैं। कोई हैरानी की बात नहीं कि वैंग जिया याओ ने पैसों के लिए मुझे धोखा दिया। कहानी में आगे बढ़ते हैं, जहां पिछले हंगामे के बाद माहौल को नॉर्मल करने के लिए जी चियांग अनाउंस करता है, मेहमानों प्लीज अपनी सीट्स पर बैठ जाइए, पहले थोड़ा सूप और स्नैक्स लीजिए, पार्टी बस कुछ ही देर में शुरू होने वाली है, सब लोग हॉल की तरफ चलिए। जैसे ही सब लोग डाइनिंग एरिया की तरफ बढ़ते हैं, वहां एक अलग ही टेंशन चल रही होती है और तभी जिया याओ येचन के पास आती है और कहती है, खाना खत्म करने के बाद हम डिवोर्स करेंगे, याद रखना दादी के 80th बर्थडे पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। जिया याओ की इस बात को सुनने के बाद येचन बिना कोई रिएक्शन दिए टेबल पर बैठ जाता है और मन ही मन सोचता है, ठीक है तो फिर वांग जिया याओ का खाना खत्म करने का वेट करते हैं, उसके बाद ही डिवोर्स के लिए जाएंगे। खामोशी के साथ तभी येचन अपना खाना शुरू करने ही वाला होता है कि किस्मत से एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है, जब गलती से उसकी चम्मच सामने वाली लड़की की चम्मच से टकरा जाती है। इस मामूली सी बात को देखकर वो लड़की तुरंत चिल्लाती है, आह कितना अनोइंग है, मेरी चम्मच उस बेकार कचरे की चम्मच से टच हो गई, मेरी चम्मच अब साफ नहीं रही, वाह। उस लड़की के इस ओवर रिएक्शन को लेकर येचन उसकी नौटंकी को इग्नोर करके उसके बोल में रखे सूप को गौर से देखता है और सूप के इंग्रेडिएंट्स को पहचानते हुए सोचता है, ये तो पपाया है, ब्रेस्ट साइज बढ़ाने के लिए। इस ऑब्जर्वेशन के बाद फिर वो उस लड़की को देखता है जो पहले से ही काफी वेल डेवलप्ड दिख रही होती है और बिना कोई मौका गवाए एक तीखा कमेंट मारता है, तुम्हें शायद वैसे भी पपाया खाने की जरूरत नहीं है ना। येचन का ये अनएक्सपेक्टेड कमेंट सुन के लड़की पहले तो कंफ्यूज होती है, फिर बात समझते ही गुस्से से लाल हो जाती है और चिल्लाती है, येचन तुम्हारा क्या मतलब है, मुझे पपाया खाने की जरूरत क्यों नहीं होगी। जवाब में येचन बात खत्म करते हुए कहता है, रहने दो, समझ लो मैंने कुछ नहीं कहा, मैं ये सूप तुम्हें पास कर देता हूं, तुम खुद ही पी लो। उसकी इस बेपरवाही को सुन के लड़की चिढ़ जाती है और गुस्से में सोचती है, ये घर जमाई मेरी आंखों में आंखें डालकर भी नहीं देख रहा, कितना अनोइंग है ये। अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए वो लड़की तुरंत ओल्ड मैडम वांग के पास जाती है और कंप्लेन करती है, दादी येचन को आगे से यहां मत खाने दीजिएगा, इसने कोई बर्थडे गिफ्ट भी रेडी नहीं किया तो किस हक से ये आपकी पार्टी में खा रहा है। लेकिन यहाँ दादी का रिएक्शन कुछ और ही होता है। इस पर ओल्ड मैडम वैंग अपनी फैमिली की रेपुटेशन बचाते हुए सख्ती से कहती हैं, हमारे वैंग परिवार की अपनी एक इज्जत है, उसे आज का खाना खत्म करने दो, उसके बाद वो डिवोर्स के लिए चला जाएगा। दादी के मना करने के बावजूद वो लड़की फिर भी आर्ग्यू करती है, सिर्फ ऐप इंस्टॉल करने पर 10 रुपये, ये स्कैम नहीं, ये एक सिंपल तरीका है पैसे कमाने का। कंपनीज चाहती हैं ज्यादा करने के बावजूद वो लड़की फिर भी आर्ग्यू करती है, लेकिन आज आपका 80th बर्थडे है और इसने गिफ्ट तक नहीं दिया। गिफ्ट की बात सुनकर येचेन को पुरानी बातें याद आती हैं। वो अपने 3 साल के सफर को याद करते हुए सोचता है, सच में अगर ओल्ड मैडम वैंग ने जिद नहीं की होती कि 3 साल तक डिवोर्स नहीं हो सकता तो मेरा मिशन बहुत पहले ही फेल हो गया होता। इसलिए अब उसे लगता है कि जाते जाते कुछ करना चाहिए। फैसला लेते हुए वो डिसाइड करता है, आज मैं ऑफिशियली वैंग फैमिली छोड़ रहा हूं और कोइंसिडेंटली आज बुढ़िया का 80th बर्थडे भी है, तो मुझे सच में एक गिफ्ट देना चाहिए। अपने प्लान को अंजाम देने के लिए वो तुरंत अपना फोन निकालता है और एक नंबर डायल करके ऑर्डर देता है, हेलो मेरे लिए एक गिफ्ट रेडी करो और उसे वान हाओ होटल डिलीवर करवा दो। ये चेन को फोन पर गिफ्ट मंगवाते हुए देखकर उसकी ये बात सुनकर जिया याओ कहती है, चा अब तुम्हें अपनी शर्म याद आई, लेकिन हमारा वैंग परिवार तुम्हारे भेजे हुए कचरे को एक्सेप्ट नहीं करेगा। जिया याओ को लगता है कि ये बस दिखावा है। वो मन ही मन सोचती है, ये चेन जैसा आदमी जो बीवी के पैसों पर पलता हो वो भला क्या ही दे सकता है। इसी सोच के साथ वो उसे नीचा दिखाते हुए कहती है, अपनी बेइज्जती करवाना बंद करो, फोन करो और अपना वो गिफ्ट वापस भिजवा दो। अगर तुम्हें दादी को गिफ्ट देना ही है तो मैं किसी से कहकर तुम्हारे लिए गिफ्ट मंगवा देती हूँ। लेकिन ये चेन उसकी बात को पूरी तरह इग्नोर कर देता है और खाने में लगा रहता है। जिया याओ को अपनी बात का ये इग्नोर किया जाना बर्दाश्त नहीं होता और वो चिढ़कर चिल्लाती है, ओए क्या तुमने सुना मैंने क्या कहा। पार्टी में वक्त गुजरता है और 10 मिनट बीत जाते हैं। अचानक हॉल के एंट्रेंस पर तेजी से कदमों की आवाज आती है। वहां एक डिलीवरी बॉय हाथ में बैग लिए अंदर आने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजे पर खड़ा बॉडीगार्ड उसे रोकते हुए कहता है, माफ करना, आज यहां वैंग फैमिली की पार्टी है, फालतू लोगों का अंदर आना मना है। अपनी मजबूरी बताते हुए डिलीवरी बॉय एक्सप्लेन करता है, ओह मैं तो बस यहां एक बर्थडे गिफ्ट डिलीवर करने आया हूं। बॉडीगार्ड के हटने पर वो लड़का अंदर आता है और सबसे पूछता है, क्या मैं जान सकता हूं कि आज किसका बर्थडे मनाया जा रहा है। एक अनजान आदमी को अंदर देखकर ये देखते ही शाओजे का गुस्सा बढ़ जाता है। वो चिल्लाता है, ये एक और डिलीवरी वाला क्यों आ गया, ये मेरी दादी की पार्टी है, तुम्हें अंदर किसने आने दिया। माहौल बिगड़ता देख डिलीवरी बॉय कहता है, मैं अभी रस्ते में एक रॉल्स रॉयस ओनर से मिला था,
वो शायद यहाँ खुद आना चाहते थे, लेकिन सड़क पर बहुत भयानक जाम लगा हुआ है, तो शायद वो जल्दी नहीं आ पाएंगे। उन्होंने मुझे 500 रुपए दिए और ये जिम्मेदारी थी कि मैं ये गिफ्ट वानहाव होटल तक डिलीवर कर दूं। जैसे ही शब्द रॉल्स रॉयस ओनर शाओजे के कानों में पड़ता है, ये सुनते ही शाओजे का गुस्सा गायब हो जाता है और लालच आ जाता है। अमीर कनेक्शन समझकर वो खुश होकर कहता है, ओह, तो इसका मतलब ये मेरी दादी के लिए गिफ्ट था। लाओ, वो गिफ्ट मुझे दे दो। गिफ्ट मिलने की जल्दी में बॉक्स लेने के बाद शाओजे उसे सबके सामने खोलता है, लेकिन जैसे ही बॉक्स का ढक्कन खुलता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये क्या है? सबकी नजरों के सामने बॉक्स के अंदर से एक ग्रीन लाइट निकलता है। उसकी चमक देखकर शाओजे उस चमकते हुए ब्रेसलेट को देखकर चिल्लाता है, कितना शानदार आइस टाइप जेड है। ये पूरी तरह ट्रांसपेरेंट है। ये जेड में सबसे बेस्ट है। इस ब्रेसलेट की कीमत कम से कम 10 मिलियन होगी। इस खुलासे के बाद पूरे हॉल में हंगामा मच जाता है। सब लोग एक दूसरे को देखकर हैरानी से बातें करने लगते हैं। एक चीज जिसकी कीमत 1 करोड़ है, उसे एक डिलीवरी वाला इतने कैजुअली लेकर आ गया। वो टाइकून आखिर है कौन? और जहां एक तरफ सब लोग उस महंगे गिफ्ट के बारे में सोचकर दंग है, वहीं ये चेन, जिसने ये गिफ्ट मंगवाया था, एकदम शांति से बैठा अपना खाना खा रहा है। और गाइज, चैप्टर यहां पर खत्म होता है। जाते जाते मेरा दूसरा वीडियो भी देख लेना। बहुत सारे लोगों ने वो वीडियो मिस कर दिया है जो मैंने इससे पहले डाला था। तब तक के लिए बाय बाय। किडनी में फंसे एक छोटे से